रात अचानक इसकी आंख खुली थी। इसने हर तरफ देखा था, कमरे में वो बिल्कुल तन्हा थी। अंधेरे में इसे अजीब सा खौफ आया था। इसने फौरन लाइट ऑन की थी। वो कमरे में आई तो मुलाजिमा ने इसे इसके कपड़े निकाल कर दिए थे। चेंज करने के बाद वो बिस्तर पर आकर लेट गई थी। न जाने कब इसकी आंख लग गई। अभी तो नीचे बहुत मेहमान थे, लेकिन मुलाजिमा इसे जल्द ही कमरे में छोड़कर गई थी। वो अपने माँ बाप से मिलकर कमरे में आई तो वापस नीचे नहीं गई थी। अब कमरे से निकलकर बाहर आई तो नीचे मुलाजिम काम कर रहे थे। इसने एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो रात के तकरीबन 3 बज रहे थे, जबकि मुलाजिम हवेली का कोना कोना चमकाने में मसरूफ थे। सुबह शादी थी, इसीलिए पूरी हवेली को एक दफा फिर से साफ किया जा रहा था। शादी के दिन के मुताबिक तैयारियां की जा रही थी। शाहसाई कहाँ है? इसने ऊपर आती मुलाजिमा को देखकर पूछा था। मालूम नहीं, वो तो तब के गए हुए हैं, अब तक वापस नहीं आए। आपको किसी चीज की जरूरत है? आपको भूख लगी होगी, शाम में ठीक से खाना नहीं खाया था आपने। शाहसाई जाते जाते ताकीद करके गए थे कि आपको खाना खिला दिया जाए। नहीं, मैं खा चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं कमरे में जा रही हूँ। वो कहकर कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि मुलाजिमा कंधे उचकाकर वापस नीचे चली गई थी। वो इसे ही ऊपर जागते देखकर आई थी। असीर कमरे में आते शावीर के बारे में सोचने लगी थी। वो आधी रात को कहाँ चला गया था और अब तक वापस क्यों नहीं आया था? सुबह शादी थी, जो ऐसे में इसे यहाँ होना चाहिए था, और फिर इसने अपने आप को इतनी बेदर्दी से मारा हुआ था। इसका वजूद जख्म जख्म था, और ऐसे में वो न जाने कहाँ चला गया था। वो इसकी फिक्र नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी जहन के पर्दों पर वही सवार था। वो अंदर आकर बेड पर लेटे हुए फिर से सोने की कोशिश करने लगी थी, जब अपनी आंखों के सामने शाह का वही रूप बार बार इसे तंग करने लगा था। वो खुद को मार रहा था, खुद को तकलीफ पहुंचा रहा था। वो बेड पर अपनी टांगों के गिर्द बाजू लपेट कर अजीब से खौफ में मुब्तला हुई थी। वो शख्स पागल था, और इसकी खातिर पागलपन के किसी भी हद तक जा सकता था। वो तकलीफ में था, और न जाने क्यों असीर से इसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। वो आंखें खोले अपने आप को अस्पताल में देख रही थी। इसके पेट में अजीब तरह की तकलीफ थी। वो इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने पेट पर हाथ रखते हुए इसने अपने साथ कुछ गलत होता महसूस किया था। वो पेट पर हाथ रखते चीख उठी थी। अपने पेट पर हाथ रखते हुए इसे अपने साथ कुछ गलत होता महसूस किया था। वो पेट पर हाथ रखते चीख उठी थी। तकलीफ से इसकी जान जा रही थी, जब तेजी से रेशम भाई की मुलाजिमा रूबी अंदर दाखिल हुई थी। रूबी दर्द से इसने बड़ी मुश्किल से इसे पुकारा था। जो इसकी तकलीफ पर फौरन आगे होती इसके हाथ को थाम चुकी थी। तुम बहुत जोर से गिरी थी, पेट के बल गिरने की वजह से तुम्हारा बच्चा साया हो गया। मैं तुम्हें बिना किसी को बताए अस्पताल लेकर आई हूँ। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सके। मैंने रेशम भाई को फोन करके बताया है, वो कहती है थोड़ी देर में आ जाएगी। वो भी बहुत परेशान है। अल्लाह ने तुम्हें ये खुशी बस थोड़ी देर के लिए ही दी थी। अल्लाह करे तुम्हारा शोहर आ जाए। रूबी इसके पास खड़ी न जाने क्या क्या बोल रही थी, जबकि परिविश को अपना आप खाली होता महसूस हुआ। इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो अपना बच्चा खो चुकी थी। इस तकलीफ ने इसकी सांसें तक रोक दी थी। मैंने अरताशा का नंबर हासिल करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कौन अरताशा? वो इसकी बात काटते हुए बोली। इसकी आवाज में दर्द था। रूबी ने हैरत से इसे देखा था। तुम्हारा सेठ, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे का बाप, मुझे इसका नंबर दो, मैं इसे रब्ता करने की कोशिश करती हूँ। रेशम भाई भी इसे रब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रूबी इसकी तकलीफ महसूस करते हुए बोली तो इसके लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट बिखरी थी। मेरा कोई सेठ नहीं है, मेरा कोई शोहर नहीं है। एक रात का सफर था जो एक रात में इख्तिमाम हुआ। इसने मुझे तलाक दे दी है रूबी। वो अपनी आंखों को शिद्दत से मेचते हुए बोली थी। इसके चेहरे पर तकलीफ के तासरात थे। रूबी को इस पर बेसाख्ता तरस आया था। अल्लाह तुम्हें सब्र दे परिविश, हम कोठे के रहने वाली तवाइफे हैं, हमें शोहर नहीं सेठ मिलते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि ये तकलीफ काफी दिनों तक तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बच्चा जाया हुआ है, और ऐसे में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है। बस के सर पर नरमी से हाथ फेरते हुए बोली थी। इस तकलीफ से बड़ी और कोई तकलीफ नहीं रूबी। अब कुछ भी सहना पड़े तो फर्क नहीं पड़ता। इस शख्स ने सिर्फ मेरे साथ सोने के लिए मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे निकाह का झांसा दिया। क्या ऐसे लोगों को भी अल्लाह माफ कर देगा? इसकी आंख से बेख्तियार आंसू गिरे थे। अल्लाह का मामला अल्लाह जानता है। हमने किसी की कब्र में नहीं जाना। हर इंसान अपने अमल का जवाबदार होगा। कोटे पर रेड डाली गई है। रूहा के भाई शावीर शाह का तलक सियासत से था। मसला बहुत बढ़ गया है। मुझे अभी खबर मिली है मुखबरी ज़ैनत ने की है। अब जाने इसका क्या अंजाम होगा। रेशम भाई ने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। वो अफसोस से देखते हुए बोली, जबकि परिविश से तो कुछ बोला ही नहीं गया था। रेशम भाई को जीनत के बारे में पता चल गया था, लेकिन इसके बारे में नहीं। मतलब ये मुसीबत जीनत पर टूटने वाली थी। नहीं, हरगिज नहीं। वो अपने किए की सजा जीनत को नहीं दिला सकती थी। मुझे ले चलो यहाँ से। वो इसे देखते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रेशम भाई खुद ही कोई फैसला करेगी। तुम अभी आराम करो। वो नरमी से इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, जबकि परिविश को डर था कि कहीं रेशम भाई जीनत को जान से न मार डाले। कहाँ पे खड़े होकर मुझे फोन करते हैं कि आपकी आवाज तक नहीं आती। मैंने नहीं बात करनी आपसे। वो नाराजगी दिखाने लगी थी। अरे मेरी जान, बताया तो था ना तुम्हें, बेसमेंट में होता हूँ यहाँ पर सर्विसेज का बहुत इशू है। वो इसे मनाते हुए बोला था। हाँ, तो इशू आपकी काम वाली जगह पर है ना, घर पर तो नहीं है। आप कम से कम घर जाकर मुझे फोन कर सकते हैं। रात में कॉल कर लें, या फिर घर पर भी मसला है सर्विस का। 3 दिन हो गए हैं आपको गए हुए। एक दिन भी ठीक से बात नहीं हुई हमारी। और इधर मेरे घर वाले उफ कहते हैं आप जो तंग ना करो। नहीं, हद हो गई। क्यों तंग ना करूं? आप मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं करूंगी तंग। वो यकीनन इसे मिस कर रही थी, तभी तो शिकवे शिकायतों पर आ गई थी। और फिर इस पिछले 1.5 महीने में अखराज ने से अपनी
इतनी मोहब्बतें दी थी कि अब वो इसकी मोहब्बतों की आदी होती जा रही थी। इसे नाराज़ रहना, इसे नखरे दिखाना वो अपना फ़र्ज़ समझती थी और वो भी इसके सारे नखरे बहुत खुशी-खुशी उठाता था। हाँ, मेरी जान करो तंग, किसने मना किया है? जब दिल करे तब तंग करो। मैं तो तंग होना चाहता हूँ, अभी तुम तंग करो, वापस आकर मैं तुम्हें तंग करूँगा। बात ना घुमाए, मेरी बात का जवाब दे। वो शर्माते हुए वापस अपने मौज़ू पर आ गई थी। जब कमरे में दाखिल होती चाची ने इसकी शर्म से सुर्ख़ होते चेहरे को देखकर वापस बाहर की ला ली थी। वो हरगिज़ इनके प्राइवेट मोमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वही तो बता रहा हूँ, कुछ दिनों से घर नहीं जा पा रहा, यहाँ काम ही इतना ज़्यादा है ना, तो क्या करूँ, कहाँ पे जाकर तुम्हें फ़ोन करूँ? पहले मसला नहीं होता था मुझे कॉलिंग का, मैंने ना ज़्यादा किसी से दोस्तियाँ कहाँ पर जाकर तुम्हें फ़ोन करूँ? पहले मसला नहीं होता था मुझे कॉलिंग का, ना मैं ज़्यादा किसी से दोस्तियाँ रखता हूँ और ना ही मुझे ज़्यादा किसी का फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब ये मसला मेरी जान को आ गया है। मेरी प्यारी सी बीवी मुझसे इतनी दूर है और इससे बात करने के लिए मुझे कितनी मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। वो पहाड़ी की चोटी पर खड़ा काफ़ी देर से हाथ ऊपर की जानिब बुलंद किए फ़ोन काफ़ी ऊँचा रखे हुए था क्योंकि यहाँ पर बड़ी मुश्किल से सर्विस आ रही थी। हाँ, तो वापस आ जाए ना, आप इधर जाओ ही मत। हम अताश भाई से बात करते हैं। हो सकता है आपके खड़ूस बॉस इनकी सुन ले। वो सारी रात यही सोचती रही थी कि अखराज को वापस किस तरीके से बुलाए क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो इसके बगैर बहुत उदास-उदास रहने लगी थी और इसकी उदासी वो अंदर से और इसकी उदासी वो इसके अंदाज़ से साफ महसूस कर रहा था। मेरी जान, मेरा बस चले, मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ, लेकिन यहाँ पर भी तो मजबूरी है ना। लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, मैं ज़्यादा देर इन मजबूरियों को नहीं चलने दूँगा। इन मजबूरियों को भी मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वो सामने बड़ी पहाड़ी के ऊपर लगे लोहे के बड़े से दीदार को देखते हुए बोला था, जो पहाड़ी के ऊपर मसलसल घूम रहा था। इसके रुक जाने का मतलब था कि खतरा आसपास है। वो लोग दुश्मनों की तरफ से अगले हमले का इंतजार कर रहे थे और एक ही दफा और हमला करते तो इन लोगों ने इन्हें चीर फाड़ कर रख देना था। लेकिन सामने मौजूद दीदार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन लोगों पर 2 हमले हो चुके थे। एक हमला 1 हफ्ता पहले हुआ था जिसमें इसके काफी सारे फौजी शहीद हो गए थे, यहाँ तक कि इनके मिशन का कर्नल तक शहीद हो चुका था। इसीलिए इसे इमरजेंसी में यहाँ पर बुलाया गया था। अब ये मिशन इसी ने हैंडल करना था, जबकि दूसरा हमला 3 दिन पहले इसके यहाँ आते ही हुआ था और अब वो इनकी तरफ से अगले हमले के लिए मुंतजर थे। अखराज, क्या कह रहे हैं आप? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, किसी और जगह जाकर कॉल करें। वो परेशानी से बोली थी जब नीचे से एक फौजी ने इसे आने का इशारा किया था। यकीनन वो खाने पर इसका इंतजार कर रहे थे। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। फिलहाल मैं खाना खाने जा रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, तो अपना ख्याल रखना। वो अलविदा ही कलाम कहता फोन बंद करते हुए नीचे की तरफ आया था तो इसके दोस्त ने शरारती अंदाज में इसकी तरफ देख रहे थे। मैं शादीशुदा बंदा हूँ, ठीक है ना? इसने इन्हें घूरते हुए बताया तो इनके कहकू ने लम्हे में इसे चाह सा बेशरम इंसान के अच्छे हाथ से इस बेशरम इंसान के कान लाल कर दिए थे। बहुत ही कमीने हो तुम लोग। अखराज जल्दी जल्दी हाथ धोकर खाने के दस्तरखान पर आते हुए बोला तो एक ब्रेड के पैकेट को साइड पर पड़े देखकर इसे उठाकर खोलने लगा था। इसे यहीं पर रहने दो, इस पर कर्नल खान का खून लगा हुआ है। शहीद होते वक्त वो खाना खा रहा था, दुश्मनों ने खाने के वक्त हमला कर दिया। अस्कर ने इसे देखते हुए बताया, जबकि तब तक वो इस पैकेट से ब्रेड निकाल चुका था। काफी सारा ब्रेड पर खून लगा हुआ था। ऊपर से चंद ब्रेड से एक तरफ रखते हुए इसने नीचे की ब्रेड निकालते हुए सामने रखी प्लेट में डाली थी। हमारे पास खाना कम बचा है, दुश्मन कब हमला कर दे कोई अंदाजा नहीं। राशन वाले ट्रक पर दुश्मनों ने हमला करके सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया है, इसीलिए रिज़्क ज़ाया करने की जरूरत नहीं। इसने खून वाले ब्रेड से भी साफ ब्रेड निकालते हुए प्लेट में रखी तो इस वक्त तो इन लोगों ने हाँ में सर हिलाते पानी के साथ वो ब्रेड्स खाने लगे थे क्योंकि दुश्मनों ने इनके खाने के कंटेनर्स को रास्ते में ही अपने कब्जे में ले लिया था। आजकल इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इसीलिए वो ब्रेड और पानी के साथ भी खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपना मिशन जारी रखे हुए थे। वो गुस्से से गाड़ी टाइप कर रहा था, जो कि रूहा हर थोड़ी देर के बाद इसे देखकर निगाहें झुका लेती थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इसे मुखातिब कर पाती। इसे खौफ आ रहा था इस इंसान से। वो इसकी दहशत के कहीं रूप देख चुकी थी। शाबिर भाई चुप, एकदम चुप, एक लफ्ज मत कहना वरना वक्त से पहले यही जमीन पर गाड़ दूंगा। वो चीखा था, दफना दो, मुझे मार दो, मुझे बेशक मार दो, लेकिन माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैं अपने इस गुनाह की माफी किस तरह से मांगू मैं नहीं जानती, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ जो किया बहुत गलत किया। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे इज्जत की जिंदगी मिले। मार दो मुझे, जान से मार दो, लेकिन एक दफा माफ कर दो। एक दफा कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैं जानती हूँ मैंने जो भी गुनाह किया है इसकी कोई माफी नहीं है। वो इसके सामने हाथ जोड़ती तरफ तरफ कर रोने लगी थी जब अचानक ही शाबी ने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी और जिस जगह इसने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी वो जगह देखकर रूहा की आंखें फैल गई। वो चीख उठी थी, जिंदगी देने के लिए तुम अपने साथ लाया भी नहीं हो, ना तो तुम्हें माफी मिलेगी और ना ही जिंदगी। रूहा सिकंदर शाह वो गुस्से से कहता अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए दूसरी तरफ आया था, जबकि इसका ये रुख देखकर वो रूहा को वैसे सी होने लगी थी। गाड़ी के टायर बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर जा रुके थे। खाई में जाने में इंच भर का फर्क न था। इसे लगा वो सांस लेगी तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी। वो गुस्से से इसकी तरफ आता दरवाजा खोलकर इसे बालू से खींचकर बाहर निकाल चुका था। जानती हो रूहा सिकंदर शाह यहाँ लेकर क्यों आया हो तुम्हें, ताकि तुम्हें यहीं पर खत्म कर सको। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम शाबिर शाह की बहन कहलाओ। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस दुनिया में सर उठाकर जियो। तुमसे, तुम्हारे वजूद से नफरत है मुझे, तुम्हारे नाम से नफरत है, यहाँ तक कि सिकंदर शाह के नाम से नफरत है जो तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें अपनी बहन मान लूं, लेकिन नहीं मान सकता मैं तुम्हें अपनी बहन, क्योंकि तुम मेरी बहन हो ही नहीं। मैं तुमसे अपना हर रिश्ता तोड़ता हूँ। मैं शाबिर सिकंदर शाह अपनी बहन रूहा सिकंदर शाह से जुड़े हर रिश्ते को खुद से हमेशा के लिए दस्तबराद करता हूँ।
दस्तबरदार करता हूँ। मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी बहन। तुम जैसी नीच और गिरी हुई लड़की मेरी बहन हो ही नहीं सकती। वो गुस्से से बाजू से थामकर पहाड़ की चोटी पर लग गया था। इरादा इसे यहीं धक्का मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देने का था। इसकी गलती माफी के लायक न थी, वो जीने का हक नहीं रखती थी। इसने सिकंदर शाह के नाम को मिट्टी में मिला दिया था। वो शख्स लाख बुरा सही, लेकिन वो इसके नाम के साथ आज तक शाविर शाह ने गद्दारी नहीं की थी, लेकिन इसकी बेटी कर गई थी। इस औरत की औलाद कर गई थी, जिसके लिए इसके बाप ने इसकी माँ को धोखा दिया था। रुक जाए शाविर भाई, खुदा के लिए रुक जाए। मेरे गंदे खून से अपने हाथों को गंदा ना करें। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मुझे अपने हाथों से मारे। मैं खुद इस बुलंद चोटी से कूद कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मेरे नाम का गुनाह आप अपने सर पर ना लें। मैं नहीं चाहती कि आपके पाक हाथ मेरे नापाक वजूद को इस दुनिया से हटाने का सबब बने। मैं बस आपसे मिलना चाहती थी, एक दफा आपके सीने से लगना चाहती थी। मैं तो कब की खुदकुशी करके मर चुकी होती, लेकिन आपसे माफी मांगे बगैर मरना नहीं चाहती थी। यकीन करें, अगर आपसे मिले बिना वो औरत मुझे किसी के आगे बेच देती तो अपनी इज्जत देने से पहले मैं अपनी जान दे देती। इस इंसान ने बहुत कोशिश की मेरे साथ नाजायज तलक बनाने की, लेकिन मैंने अपने साथ ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत अच्छी, बहुत पाकीज़ा लड़की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे शाविर भाई की बहन थी। यकीन करें, आप तक आने से पहले अगर मैं अपनी इज्जत गवा चुकी होती तो कभी आपके सामने ना आती। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे माफी मिले, लेकिन मैं अपने भाई के सर पर अपने नाम का खून भी नहीं आने दूंगी। मैं खुद मर जाऊंगी, आपको मेरे खून से अपने हाथ रंगने की जरूरत नहीं। बस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मौत के मुंह तक आते आते भी मैं अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर कह सकती हूँ कि मैं पाक हूँ। वो आंसुओं से तर चेहरा लिए से बोल रही थी, जबकि लबों पर मुस्कुराहट थी। फिर अगले ही लम्हे वो पहाड़ी की तरफ देखती, नीचे की तरफ शायद नहीं, यकीनन कूदने लगी थी। वो इसका बाजू पकड़कर इसे एक झटके में गाड़ी की तरफ फेंक चुका था। वो इसका बाजू पकड़कर इसे एक झटके में गाड़ी की तरफ फेंक गया था। इसका नाजुक वजूद गाड़ी से बहुत शिद्दत से लगा था। जब वो इसके पास आता, इसका बाजू को थामते गाड़ी को दरवाजा खोलकर इसे अंदर फेंक गया था। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें इतनी आसान मौत मिले। तुमने मेरी इज्जत, मेरी गैरत का सौदा किया है। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तुम सारी जिंदगी तड़पोगी, तरसोगी, मेरी आंखों के सामने रहोगी। वो गुस्से से गाड़ी का दरवाजा बंद करता वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा था। इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि रोहा मजीद कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, लेकिन ये सोचकर इसे सुकून मिला था कि इसे इसका भाई से हर वक्त अपने सामने रखना चाहता है। इसका दिल चाह रहा था कि वो इसके कंधे पर रखकर सर रखकर सिसक सिसक कर रोए, लेकिन वो जानती थी इसका भाई ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। इसे कभी नहीं देगा। इसे अगर रोना भी हुआ तो वो बगैर किसी सहारे के रोएगी, लेकिन फिर भी वो बेअसरा बेसहारा नहीं थी। इसका भाई हर कदम पर इसके साथ था। दूर से ही घर चमकता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फंक्शन है। वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगी, लेकिन इसकी हैरत से देखने को नोट करके भी वो कुछ नहीं बोला था। इसके लिए ये लड़की इतनी जरूरी हरगिज ना थी कि वो अपनी खुशियों में इसे शरीक करता। तुम इस हवेली से कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं पर भी नहीं। यही समझ लो कि आज से ये मेरी तुम्हारी कैद है। ना तो तुम किसी ड्राइवर के साथ बाहर जा सकती हो, ना अकेले, बल्कि तुम इस हवेली से बाहर कदम रख ही नहीं सकती। इसे तुम मेरा हुक्म समझो या फिर कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ गया था, जबकि रुखा खामोशी से इसकी चादर से अपना आप टामते हुए अंदर दाखिल हुए इसके पीछे पीछे ही आ रही थी। इसकी चादर में इसका नाजुक वजूद पूरी तरह से कैद था। वो अपने भाई के महफूज पनाहगाह में वापस आ गई थी। एक गहरा सांस लेते हुए इसने इस हवेली को देखा था जिसे वो हमेशा अपनी कैद समझती थी, लेकिन आज इसे ये कैद से बेहतर और कुछ नहीं लग रहा था। अंदर दाखिल होते हुए शाविर की पहली नजर ऊपर की तरफ गई थी, जहां वो दुश्मन जान खरी से देख रही थी। वो इसी का इंतजार कर रही थी। वो इसके लिए जाग रही थी। फजर की आसान होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। इसका सारा दर्द, सारा दुख एक लम्हे में गायब हुआ था। इसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। रूहा ने इसकी नजर का ताकत महसूस किया था। इसके माथे पर लगा जख्म और हाथों पर मौजूद पत्ती को वो देख चुकी थी, लेकिन इसमें हिम्मत ना थी कि वो इसकी तकलीफ की वजह पूछ पाती। वो आग की तरह दहकता हुआ हवेली के अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन ऊपर निगाह पड़ते वो जैसे हवा का ठंडा झोंका बन गया था। इसके लब्बों की मुस्कुराहट रूहा को एक लम्हे में बहुत कुछ बता गई थी। वो तेजी से कदम उठाते हुए ऊपर की तरफ गया था, जबकि असीर अपनी जगह छोड़ दी कमरे की तरफ चली गई थी। हाय रूहा बीबी, हमें यकीन नहीं आ रहा आप वापस आ गई हैं। हमें तो लगा था कि आप कभी भी वापस नहीं आएंगी। पता नहीं आप कहाँ चली गई थी। आपने घर से भागकर बहुत गलत किया। शाह साईं को बहुत कुछ सहना पड़ा। गांव वाले मुंह पर बातें सुनाकर जाते थे और शाह साईं बेबसी से ने कोई जवाब तक न दे पाते थे। कितने लोगों को तो अपने गुस्से से वो घायल कर चुके थे। इनकी गैरत पर कहीं उंगलियां उठी, लेकिन उन्होंने आपको ढूंढना नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि दीन मोहम्मद के बेटे जियान की बहन को वनी में अपने निकाह में ले लिया। दिन रात इस पर जुल्म ढहाया, दिन रात इसे मारा, इसकी आहें ली, बददुआएं ली, लेकिन आपको ढूंढना नहीं छोड़ा। आसिर बीबी ने आपकी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। शुक्र है आप शाह साईं को इन पर रहम आ गया है। मोहब्बत बहुत बुरी चीज है, और अल्लाह ने इसके लिए शाह साईं के दिल में मोहब्बत डालकर इन्हें बर्फ की तरह ठंडा कर दिया है। वो दीवाने हो गए हैं इस लड़की के। इसके बगैर जैसे इन्हें सांस भी नहीं आएगी। लासमा इसके पास बैठी से बता रही थी, जबकि वो हैरत से सुन रही थी। जियान की बहन को, लेकिन इससे क्यों? इसका क्या कसूर है? जियान सिर्फ
हेमंत का पैगाम लेकर आता था मेरे पास। वो तो बेकसूर था, इसे क्यों इन सब चीजों के बीच में डाला गया? वो परेशानी से पूछने लगी थी, क्योंकि हवेली में लगे कैमरों में जियान को ही 2-3 बार हवेली में देखा गया था और फिर वो चोरी चुपके आपके कमरे में जाता था। इसीलिए शाह साईं के कहर का निशाना भी इसी का खानदान बना था। आसिर बीबी जी बहुत मासूम है, शाह साईं से तो उम्र में भी बहुत छोटी है, लेकिन शाह साईं के दीवाने हो गए हैं। इस लड़की ने शाह साईं के दिल पर ऐसा जादू किया कि इसके अलावा शाह साईं को और कुछ दिखता ही नहीं है। जब दोनों साथ खड़े होते हैं ना, तो चूंटी और हाथी की जोड़ी लगती है। शकीला मुंह पर दुपट्टा रखते हुए बोली तो इसने घूर कर शकीला को देखा था। मेरे भाई को हाथी कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अपनी चूहिया मालकन को खिला पिला कर हाथी भी तो बना सकती थी ना। तुमने देखा मैंने वो हड्डियों का ढांचा? वो इसे घूर कर बोली थी। देखा तो सिर्फ एक नजर ही था, लेकिन रूहा ने इसकी कम उम्री और मासूमियत से बहुत कुछ अंदाजा लगा लिया था। हाय हाय, शाह साईं के सामने मत कहिएगा चूहिया, वरना ऐसे शेर की तरह धारेंगे ना कि सबको सांप सूंघ जाएगा। बता तो रही हूँ, मोहब्बत हो गई है इनको, और ऐसी मोहब्बत तौबा तौबा। अल्लाह बचाए ऐसी जुनूनी मोहब्बत से। इसकी खातिर को खुद को खत्म करने चले थे। शाह साईं का बस चले तो अपने सीने से दिल निकाल कर असीर बीबी के कदमों में रखते, लेकिन बीबी जी बड़ी जालिम है। शकीला खुशी खुशी से बताती। आखिर में जरा उदासी से बोली थी, वो मोहब्बत नहीं करती शाह साईं से। वो मायूसी से बोली थी। क्यों? रूहा ने हैरत से पूछा था। अब बीबी जी इतनी भी मासूम ना बनो तुम। जानती नहीं हो अपने भाई को ऐसे बंदे से मोहब्बत करने का सोच भी नहीं सकता कोई। तुम तो सकी बहन होकर इससे मोहब्बत ना कर पाई, तो कोई दूसरी औरत आका क्या ही मोहब्बत करेगी? मुझे तो लगता है शाह साईं के नसीब में किसी की मोहब्बत लिखी ही नहीं है। खैर, मैं ये बर्तन लेकर जाती हूँ, तुम आराम करो। वो इसके खाने के बर्तन उठाते कमरे से निकल गई थी, जबकि इसकी आखिरी बात पर रूहा का दिल उलझ सा गया था। इसने अपने भाई की आंखों में इस लड़की के लिए बेतहाशा मोहब्बत देखी थी। अल्लाह, मेरे भाई को और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस लड़की को मेरे भाई से मोहब्बत हो जाए, इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। वो दोनों हाथ उठाए आसमान की तरफ देखती हुई बोली थी। छोड़ दो मुझे। वो अपने बाल छड़वाते हुए सीधी रेशम भाई के पैरों में आकर गिरी थी, जिसने इसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा था। वो अपने आप को संभाल ना पाई, इसकी जोरदार तमाचे ने इसका सर टेबल की नोक पर दे मारा था। इसके सर से खून निकलने लगा था। मैं तुझे मासूम समझती थी जीनत, लेकिन तू तो बहुत कमीनी निकली। धोखा, रेशम भाई के साथ धोखा। जानती है इस धोखे का अंजाम क्या होगा? वो गुस्से से फिरते हुए बोली थी, जबकि जीनत अपने साथ से निकलते खून के फवारे पर हाथ रखती से देख रही थी। क्या करोगी? ज्यादा से ज्यादा जान से ले लोगी? ले लो जान, लेकिन तुम्हारे हाथों किसी मासूम की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी मैं। जीनत इससे खौफजदा हरगिज नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, अरे तुझे क्या लगता है मैं कातिल हूँ जो किसी की जान लूंगी? अरे मैं एक आम सी इंसान, किसी की क्या ही जान लूंगी। हाँ, लेकिन तेरे साथ मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो तेरे लिए मौत से भी बदतर हो। वो चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाई से देखकर बोली थी। क्या? जीनत को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई थी। इसने हैरत से इसे देखते हुए सवाल किया तो रेशम भाई का बेहंग बेहंगम कहका एक दफा फिर से हाल में गूंजा था। तेरे सेठ के बजाय तुझे किसी और के बिस्तर पर फेंक देती हूँ। तेरा सेठ 2 महीने के बाद आएगा ना, फिक्र मत कर, इसे पता नहीं चलेगा कुछ भी। वैसे भी मेरे सुनने में आया है इसको औलाद होने वाली है, वो बाप बनने जा रहा है। अब तो आता भी कम ही है। हाँ, लेकिन वो मेरी कीमत तुम्हारे मुंह पर मारता है। वो गुस्से से दहाड़ी थी। अब नहीं चाहिए इसकी कीमत, अब मैं दूंगी तुम्हारी गद्दारी की सजा। वो इसके बालों को पकड़कर इसे घसीट कर अपने करीब कर गई थी। मजहर खान को बहुत दफा नाउमीद लुटाया है मैंने, लेकिन अब नहीं। अब तो किसी एक की नहीं रहेगी। इस धोखे की सजा मैं तुझे जरूर दूंगी। वो बेहद गुस्से से बालों से पकड़े झंझोड़ रही थी। नहीं रेशम भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैंने गलत किया, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन वो लड़की मासूम थी। तुम तो हर किसी की पहली गलती माफ कर देती हो ना, मेरी भी पहली गलती समझकर माफ कर दो। मुझे मजहर खान के बिस्तर पर ना बेचो। जीनत इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली थी। अगर तुझे इतना डर था तो तूने क्यों की ये गलती? फिक्र मत कर, इतना भी जालिम नहीं है मजहर खान। मैं मना कर दूंगी, बहुत मोहब्बत से छुएगा तुझे। सारा वाली दरिंदगी नहीं दिखाएगा। वो इसके चेहरे पर नरमी से हाथ फेरती अचानक इसके चेहरे को अपने हाथ में जकड़ चुकी थी। मुझे जान से मार डालो बेशक, लेकिन मेरे साथ ये जुल्म ना करो। कुछ भी कर लो मेरे साथ, लेकिन ये मत करो। मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाई है, मैं इस इंसान को धोखा नहीं दे सकती। वो हाथ जोड़ रही थी जब अचानक रेशम भाई उठ खड़ी हुई थी। इसके हाथ में एक चाकू था। कैसे माफ करूं मैं तुझे, इतना बड़ा धोखा, वो भी रेशम भाई के साथ। अचानक तूने धोखा दिया है मुझे। तू मजहर खान के काबिल नहीं है, मैं तुझे किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगी। वो इसका दुपट्टा खींचकर जमीन पर फेंकती इसके कंधे पर चाकू से वार कर गई थी। रेशम इसकी अचानक आफत पर यकीनन वो तैयार नहीं थी, तभी तो अपने कंधे से निकलते खून को देखकर हैरान थी। रेशम भाई ने इस पर तरस नहीं खाया था। इसकी चीखें हाल में गूंजकर वापस आ रही थी, जबकि रेशम भाई का हाथ रुका नहीं था। वो इसके कंधे से लेकर नीचे तक जमीन का जिस्म वो इसे कंधे से लेकर नीचे तक जिस्म चीरती चाकू को नीचे तक लेकर आई थी। तू मजहर खान के पास नहीं जाएगी, तू अपना वादा तोड़ेगी, लेकिन रेशम भाई अपना वादा नहीं तोड़ेगी। मैंने तुझसे वादा किया था, तो अपने मनपसंद मर्द के बिस्तर पर जाएगी। तू बता, मैं तेरे साथ किया अपना वादा कैसे तोड़ दूं? नहीं तोड़ सकती मैं तुझसे किया हुआ वादा। वो इसके पेट से चाकू निकालते हुए इसे दूर धकेल चुकी थी। ये मरनी नहीं चाहिए, इसका सेठ इसके जिस्म को देखकर थूकेगा इस पर। इससे बुरी इसकी और कोई सजा नहीं हो सकती।
रेशम भाई चिल्लाई थी, जबकि वहां मौजूद लड़कियां भागकर से बचाने की तंगों में लग गई थी। वो जुल्म की इंतहा कर गई थी। जीनत होश हवा से बेगाना हो चुकी थी। खुद पर हुए जुल्म पर वो तड़प तक न पाई थी। रेशम भाई के अल्फाज इसके कानों में पहुंचे थे, इसका सेठ थूकेगा भी नहीं इस पर। मतलब रेशम भाई ने इसे थूकने के काबिल भी न छोड़ा था। इसे शिद्दत से मौत की दुआ मांगी थी, क्योंकि यह दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो तो रात के 3:15 बजे पाकिस्तान पहुंचा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इसने सबसे पहले परिविश के मोबाइल फोन पर कॉल करने की कोशिश की थी। वहां एयरपोर्ट पर आते हुए भी वो मुसलसल परिविश को कॉल करने की कोशिश करता रहा था, लेकिन इसका नंबर नहीं लगा था। इसने हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, लेकिन वो इससे राब्ता न कर सका था। और अब पाकिस्तान पहुंचते ही वापिस से अपनी कोशिशों में मसरूफ हो चुका था। इसने परिविश से राब्ता न होने पर अब्बासी के नंबर पर मैसेज भेजा था। यकीनन फजर की नमाज अदा करने के लिए वो उठते ही इसका मैसेज पढ़ लेगी। इसने मैसेज पर लिखा था कि हवेली वापस आ जाओ और अपनी जेठानी की वेलकम की तैयारी करो, क्योंकि आज वो परिविश को लेकर आ रहा था। एयरपोर्ट से लाल हवेली का रास्ता 2 घंटे का था। वो जितना मर्जी जल्दी जाने की कोशिश करे, इसे वक्त लग जाना था। और फिर इसका इरादा परिविश के साथ थोड़ा खूबसूरत वक्त गुजार कर इसे हमेशा के लिए हवेली लेकर जाने का था। इसने सोच लिया था कि वो अब इसे गंदी जगह नहीं रहने देगा। वो पछता रहा था इसने परिविश की बात मानी ही क्यों थी। वो औरत एतबार के लायक नहीं थी। वो एक लालची औरत थी जो इसे बेच चुकी थी, लेकिन जो भी था वैसे कुछ हद तक तसल्ली हो गई थी, क्योंकि इस औरत ने इसकी सेक्रेटरी को नाउम्मीद नहीं भेजा था। वो परिविश को बता चुकी होगी कि इसकी क्या मजबूरी थी। एयरपोर्ट के बाहर अपनी गाड़ी के साथ ड्राइवर को खड़े देखा था। तुम ऐसा करो, दूसरी गाड़ी मंगवाकर घर चले जाओ, मुझे कहीं और जाना है। वो ड्राइवर को कहते हुए अपना सामान गाड़ी की डिग्गी में रखता इसे चाबी ले चुका था, जबकि ड्राइवर की बात पर सिर्फ हाँ में सर हिलाता चाबी इसके हवाले करते हुए वहां से जा चुका था। इसने जल्दी से गाड़ी एयरपोर्ट की हदूद से निकालते हुए मेन रोड पर लाई थी। इसे जल्दी से जल्द लाल हवेली पहुंचना था। शाबिर कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर लेटी खुद को पूरी तरह से कम्बल में कवर किए हुए थी। आसान होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। वो दरवाजा बंद करके अपनी कमीज की ऊपरी बटन खोलते हुए एक हाथ की मदद से कमीज को उतार चुका था। वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरा इंतजार हरगिज नहीं कर रही थी, और ना ही तुमने मेरी कमी महसूस की होगी, लेकिन तुम जाग रही हो तो मैं इस खुशफहमी में रहना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जाग रही थी। इसके पास बिस्तर पर आकर लेते हुए उसकी गिरद अपनी बाहों का मजबूत हिसार बनाता इसे एक झटके में खींचकर अपने करीब कर गया था। शाह साईं, इस अचानक आफत पर वो घबराकर इसके सीने का हिस्सा बनी थी, जबकि इसकी पुकार पर वो सरशार सा कहका लगाते हुए इसके चेहरे के सारे नकुश को दीवानगी से चूमने लगा था। हुक्म जान, इसके कान पर अपने लब रखते वो मदहोशी के आलम में बोलता अब इसकी गर्दन पर अपने लबों का लम्स बिखेरने लगा था। इसे चोट लगी थी, सर पर जख्म था, हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी इसे सुकून नहीं था। वो कितनी बेकरारी से इसे चूम रहा था। वो इसके अंदाज पर हैरान हो रही थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने जख्मों से इतना बेखबर कैसे हो सकता है। इसने अपना एक हाथ इसके सर के नीचे रखा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ सिर के पेट पर था, जो कि पट्टी में कैद था। क्या इसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था? क्या वो महसूस नहीं कर पा रहा था कि वो दर्द में है? या शायद इसे दर्द होता ही नहीं था। हाँ, दूसरों को दर्द देने वालों को शायद खुद दर्द नहीं होता होगा। इसने करब से सोचते हुए आंखें मेची थी, जबकि इसकी लबों की दीवानगी अब हद पार करती चली जा रही थी। यार क्या मुसीबत है? वो इसकी नाजुक गर्दन से हर लब हटाते हुए जलजलाता अपने हाथ पर बंधी हुई पट्टी को देखने लगा था। इसने गुस्से से बेल्ट उतारकर दूर फेंका था, जो उसके हाथ को एक जगह रखते हुए इसे तकलीफ पहुंचा रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? शाह साईं, आपको तकलीफ होगी, आपके हाथ पर चोट लगी है। अब आप अगर पट्टी खोल देंगे तो जख्म ठीक कैसे होगा? असी जो कब से इसकी शिद्दत और दीवानगी बर्दाश्त कर रही थी, इसे खुद को तकलीफ देते देखकर फौरन से इसे देखते हुए बोली थी। वो नोट कर रहा था कि इसकी लहजे की कमकमाहट कम हो रही है। शायद इसका डर कम हो रहा था। वो इसकी आदी होती जा रही थी। वो इसकी मोहब्बत को तो महसूस करने लगी थी। हर वो चीज़ जो तुम्हें मुझसे दूर करने का सबब बनती है, इसका मैं यही हाल करूंगा। और यकीन करो, जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशबू महसूस होती है, जो मुझे मदहोश कर देती है। और इस खुशबू को महसूस करके मैं पूरा पूरा इसमें खोकर अपनी दीवानगी की सारी शिद्दत तुम्हारे नाजुक वजूद में उतार देना चाहता हूँ। असी, तुम्हें छूने की बेकरारी मुझे हर दर्द बुला देती है। मुस्कुरा कर कहता, एक दफा फिर इसकी गर्दन में अपने बाजू डालता इसे अपने करीब खींचता। अब की दफा इसके नाजुक लबों पर अपने लबों की गिरफ्त सख्त कर गया था। ये मेहंदी की खुशबू कहीं मुझे पागल ना कर दे। इसके लबों को शिद्दत से चुमता वो अब इसके हाथों पर लब रखने लगा था, जहां मेहंदी को बेहद खूबसूरत डिजाइन से सजाया गया था। ये मेहंदी किसने लगाई है? तुम्हारे हाथ को किसने छुआ? वह उसकी मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन को देखते हुए सवाल करने लगा था। नहीं, मेरा हाथ टेबल पर था, वो लड़की दूसरी तरफ बैठी लगा रही थी, इसने मुझे हाथ नहीं लगाया। वह इसके पागलपन को समझते हुए फौरन झूठ बोल गई थी। हालांकि बगैर हाथ पकड़े मेहंदी लगाना आसान हरगिज नहीं था। मेहंदी वाली को तो मैंने मना भी नहीं किया था। फिर इसको किसने बताया कि तुम्हें छूना नहीं है? वह इसकी मेहंदी से सजे हाथों को बहुत गौर से देखने लगा था। इसने कमरे की लाइट ऑफ करने की जहमत नहीं की थी, मैंने खुद। वो फौरन बोली थी, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मुझे पसंद नहीं है तुम्हें किसी और का छूना। मेरा नाम कहीं से लिखा है? मेरा नाम कहाँ लिखा है? वो उसके हाथों में अपना नाम ढूंढने की कोशिश करने लगा था। नहीं लिखा। वो घबरा कर बोली, क्यों नहीं लिखा? वो अचानक ही अपनी गिरफ्त सख्त कर गया था। यकीनन इसे गुस्सा आया था। वो इसके हाथों में अपना नाम ढूंढना चाहता था। मेहंदी वाली को लिखना ही नहीं आता था। इसने मासूमियत से झूठ बोला। शाबिर के लब मुस्कुराए थे, जबकि असीर की घबराहट में इजाफा हुआ था। मेहंदी वाली ने तो बोला भी था कि वो शाबिर का नाम इसके हाथ पर लिखेगी, लेकिन इसने अपना हाथ पीछे कर लिया था और फिर कहा था कि इसके शोर को ये सारी हरकतें पसंद नहीं, जिस पर वो थोड़ी मायूस हो गई थी। ऐसी अनपढ़ गंवार मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया था क्या इन लोगों ने? हद होती है। तुम्हें तो मेरा नाम लिखना आता था ना, तुम ही लिख लेती। वो इसके हाथ में ना जाने क्या तलाश कर रहा था। शायद इसे लगा था कि कहीं ना कहीं इसका नाम आ ही जाएगा सामने। वो मैं बात नहीं करती किसी अनजान से। अब इसके माथे पर पसीना आने लगा था। यकीनन वो इसे उम्मीद रखता था कि वो इसका नाम अपने हाथों पर सजाएगी। चलो अच्छा करती हो। बताओ मेहंदी कहाँ है? मैं खुद तुम्हारे हाथ पर अपना नाम लिखता हूँ।
अब जो मेरा है इस पर मेरा नाम होना चाहिए। वो उसके हाथों को नरमी से अपने लबों से छूते हुए बोला था। मेहंदी तो नीचे। वो परेशानी से बोली थी, छा तो पीछे हो गया था। नीचे कहाँ बताओ, मैं लेकर आता हूँ। बल्कि तुम रहने तो मैं किसी मुलाजिम से पूछ लेता। उसके लबों को नरमी से चूमते हुए वो उसके करीब से उठने लगा था। जब अचानक ही अजानों की आवाज़ें आना शुरू होगी, इसने गहरा सांस लिया था। मुझे नमाज पढ़नी है, बस ये कहते हुए फौरन बिस्तर छोड़कर वाशरूम में बंद हो गई थी। जबकि शाबिर गुस्से से मुठ्ठियां बेचकर रह गया था। असी ने जानबूझकर इसका नाम अपने हाथ पर नहीं लिखा था, ये जानते हुए भी कि वो इसकी मलकियत है। सर से पैर तक इसकी है। इसकी सांसों पर शाविशा का हक है। वो इसे साफ अल्फाज में बता चुका था कि वो इसे साफ अल्फाज में बता चुका था कि वो किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ेगा। कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसे सारी जिंदगी इसके साथ गुजारनी है। तो फिर वो किस उम्मीद पर बैठी थी? जब वो क्लियर कर चुका था कि वैसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला, तो वो इस चीज़ को कबूल क्यों नहीं कर रही थी? इसे बुरा लगा था, बेहद बुरा लगा था। वो इसके हाथों पर अपना नाम देखना चाहता था। वो सारी रात इसके हाथों को चूमते हुए अपना नाम ढूंढना चाहता था। वो गुस्से से मुठ्ठियां बेचता कमरे से बाहर निकल गया था। जबकि वो वुजू करके बाहर आती असीर ने गहरा सांस लिया था। ना तो इसके हाथों पर आपका नाम होगा और ना ही शासाई ना तो इन हाथों पर आपका नाम होगा शासाई, और ना ही जिंदगी में आपके ही होंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप कभी मेरी मोहब्बत नहीं बन पाएंगे। आप जबरदस्ती मुझे ये रिश्ता रखने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में ना आपका कोई मकाम है और ना ही ये दिल आपके और ना ही आप इस दिल में मकाम हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। वो जान नमाज बिछाते हुए जैसे खुद से अहद कर रही थी। हाय अल्लाह, गजब हो गया, गजब हो गया। परिविश, ये नहीं होना चाहिए था। रूबी से कमरे में छोड़कर नीचे हाल में आ गई थी और वहां से सारी कहानी जानकर वापस ऊपर के पास आते हुए कहने लगी थी। इसकी बात पर दिल तो परी का भी दहल सा गया था। क्या हुआ है रूबी, मुझे कुछ बताओ तो सही। मुझे डर लग रहा है, इस तरह से बात ना करो, मेरा दिल घबराने लगता है। जीनत आप ही ठीक है ना? इसने घबराते हुए पूछा तो इसने नफी में सर हिलाते रोना शुरू कर दिया था। जब इसके रोने पर इसका दिल घबराने लगा था। ऐसे क्यों रो रही हो रूबी, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? जीनत आपी को क्या किया है रेशम भाई ने इनके साथ? बहुत जुल्म किया है परिविश, बहुत जुल्म किया है। जीनत भाई ने इसे चीर कर रख दिया है। रेशम भाई ने इसे चीर कर रख दिया है। वो नहीं बचेगी, मैं यकीन से कह सकती हूँ वो जिंदा नहीं बचेगी। फर्श पर सिर्फ खून ही खून था। अल्लाह अल्लाह मैं कह रही हूँ वो जिंदा नहीं बचेगी। अब तक तो मर भी चुकी होगी। रूबी कानों को हाथ लगाती तौबा तौबा करती कमरे की छत जैसे इस पर गिरा चुकी थी। अल्लाह ना करे, रूबी कैसी बातें कर रही हो। रेशम भाई इतना जुल्म नहीं कर सकती, वो बेकसूर है। क्या बिगाड़ा था? इसने सिर्फ एक मासूम लड़की की जान बचाने की कोशिश की थी और इस पर इतना जुल्म क्यों? वह तड़प कर उठती कर आ उठी थी। पेट से उठने वाली तकलीफ ने इसे रूबी तक भी ना पहुंचने दिया था। कसम ले लो परिविश, मैं सच बोल रही हूँ। रेशम भाई ने इसे चीर कर रख दिया है। लड़कियां बता रही थी कंधे से लेकर पेट तक गहरा जख्म दिया है, बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन वो लोग इसे डॉक्टर के पास लेकर गए हैं और रेशम भाई ने ये दवाई तेरे लिए भेजी है, तो इसको खाकर आराम कर, ये डॉक्टर ने लिखकर दी है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर पानी का गिलास बढ़ती इसके पास लेकर आई थी। इसे इनकार करना चाहा, लेकिन रूबी ने इसकी बात ना मानी थी। खा ले, तेरे लिए अच्छा है, तेरा भी दुख छोटा नहीं है। अल्लाह जीनत को जिंदगी दे और तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दे। वो गिलास इसके लबों से लगाती जबरदस्ती से दवाई खिला चुकी थी, जिसे खाते ही इसका सर चकराने लगा था। इसे सख्त नींद आने लगी थी। रेशम भाई ने इसे हर तरह की परेशानी से दूर रखने का हुक्म जारी कर दिया था, क्योंकि जो मुजरा वो करने वाली थी रूहा को बचाने के लिए, वो मुजरा अब भी करवाने पर कायम थी। इसने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाकर रखा था। वो हर किस परिविश के इनकार को नहीं सुनना चाहती, इसलिए वो चाहती थी कि वो इनकी सारी परेशानी से दूर रहे। कोठे पर होने वाली कोई भी परेशानी वो परिविश तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी। वो परिविश को इन सारे मामलों से दूर रखना चाहती थी। क्या कहती है डॉक्टर, जिंदा बच जाएगी या मर जाएगी? जीनत वो बड़े से झूले पर लेटे अपने पैरों को हरकत देती मुलाजमा से पूछ रही थी। ऑपरेशन हो रहा है, अल्लाह जाने क्या होगा। आपने भी तो गुस्से में जुल्म की इंतहा कर दिया। वो लड़की आपके किसी काम की नहीं रही। जिस्म पर इतना बड़ा कट ठीक होते होते 6 महीने लग जाएंगे और ये दाग तो कभी नहीं जाएगा। फिर कौन गाहक रहेगा इसका? इसका जख्म गर्दन से जरा सा साइड से शुरू हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुजरा भी कर पाएगी। अब क्या 6 महीने साल इसको बिस्तर पर बिठाकर रखूंगी? अगर जिंदा बच भी गई तो ये किसी काम की नहीं। मुलाजमा अंदर दाखिल होते हुए से बता रही थी। हाँ हाँ हाँ, रेशम भाई नाम है मेरा और मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुझे क्या लगता है मैंने जीनत को इतना बड़ा जख्म इसलिए दिया क्योंकि मुझे गुस्सा था? इस पर नहीं, हरगिज नहीं। रेशम भाई कभी सस्ते सौदे नहीं करती। मैंने अपनी एक खास लड़की की कुर्बानी दी है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पहली दफा मेरे कोठे से कोई लड़की इस तरह से निकल गई। मेरे हाथों आते आते बिना मुझे कोई फायदा दिए निकल गई और ये चीज़ मेरी बर्दाश्त में नहीं है। मेरे ही कोठे की एक लड़की मेरे ही साथ गद्दारी कर गई और मैं कुछ ना कर सकी। ये चीज़ मुझे सुकून का सांस नहीं लेने दे रही थी। शाबिर शाह मेरे कोठे से अपनी बहन को बाइज्जत ले गया और मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। ये चीज़ मुझे कैसे सुकून लेने देगी? इसलिए मैंने शाबिर शाह से बदला लेने के लिए इसके सबसे बड़े दुश्मन पर हाथ डाला। इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दुश्मन? और आप कैसे जानती हैं? इसे मुलाजमा ने हैरत से पूछा था। वो रेशम भाई के दिमाग तक रसाई हासिल नहीं कर पा रही थी। सैयद वारिद शुजाहत शाह, वो परसुकून अंदाज में बोली थी। वारिद सेठ मतलब जीनत के सेठ, इसका शावी से क्या तल्लक? वो क्यों उससे दुश्मनी मोल लेगा? अरे वो तो आपसे दुश्मनी लेगा, जो आपने किया है ना, बहुत जुल्म किया है। वो कानों का हाथ लगाते हुए बोली तो रेशम भाई का बेहंगम कहका गूंजा था। अच्छा तुझे ऐसा लगता है? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। वो अपना मोबाइल फोन उठाकर किसी का नंबर मिलाते हुए बोली थी। इस वक्त फजर की आसान होने को थी। वो इस वक्त किसको फोन कर रही थी? आज तो सारी रात जागते गुजर गई थी। खैर इनका क्या था, इनकी तो रातें अक्सर ही जागा करती थी।
बंद खामोश का अंधेरे कमरे में अचानक इसके मोबाइल की रोशनी तेज हुई थी, जबकि बेहद तेज आवाज में मोबाइल बजने पर रिदा उठ बैठी थी। वारद वारद, आपका फोन बज रहा है। वो इसके फोन पर आने वाली कॉल उठाने की जरूरत कभी नहीं करती थी, इसलिए हल्का सा हाथ इसके कंधे पर मारते हुए इसे बताने की कोशिश करने लगी। भारत ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए एक नजर से देखा था और फिर अपने मोबाइल को। रेशम भाई की कॉल आती देखकर वो फौरन उठकर बैठा था, जबकि रिदा इसकी बेचैनी देखते हुए दोबारा आंखें बंद करने की हिम्मत ना कर पाई थी। आपकी मशरूका की कॉल है इस तवाइफ की? रिदा के लहजे में गहरा तंज था। भारत ने घूर कर इसे देखा था। मुझे यूं मत देखें, आपकी अय्याशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर आपने ये कॉल उठाई तो जो अगर आपने ये कॉल उठाई तो जवाब सुबह आप बाबा को देंगे। शर्म नहीं आती आपको? आपकी बीवी 7 महीनों से प्रेग्नेंट है और आपका तवाइफों से राब्ता खत्म नहीं हो रहा। इसके लहजे में गहरे तंज छुपे हुए थे, जबकि इसके अंदाज पर वो मुस्कुराकर उठकर बैठ गया था। तुम अपनी कोख बेचते शर्म नहीं आई रिदा बेगम? तो मुझे तो तुम्हें अपनी कोख बेचते शर्म नहीं आई रिदा बेगम? तो मुझे तो तुमने खानदान भर में अयाश मशहूर करके रखा है, मुझे कैसी शर्म? तुम्हारी धमकियां हद से ज्यादा बढ़ रही हैं और यकीन करो तुम्हारी हर धमकी पर ये कागज भारी है। इसने साइड पर रखे हुए टेबल पर कागज की जानब इशारा किया तो रिदा के चेहरे का रंग लम्हे में उड़ा था। औकात में रहो अपनी, ये ना हो कि आवाज निकालने के काबिल ना रहो। हाँ, जीनत का नाम इज्जत से लिया करो, होने वाली सौतन है तुम्हारी। एक दफा मेरा बच्चा आ जाए इस घर में वही आएगी। वो इसे देखते हुए मोबाइल पर आने वाली कॉल की तरफ मतवज्जो हुआ था। रेशम भाई से मसलसल फोन कर रही थी। क्या तकलीफ है? क्यों जान का अजाब बनी हुई हो? चिपक चेक मिल गया है ना तुम्हें? वो गुस्से से दहा रहा था, जबकि दूसरी तरफ रेशम भाई ने ऐसा रोना धोना शुरू किया था कि वो उकता कर रह गया था। पर से बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। मैं कैसे बताऊं? हाय अल्लाह, ये खबर सुनाने से पहले मैं मर क्यों न गई। बहुत जुल्म हुआ तुम्हारी मंसूर नजर पर। इस दरिंदे ने तुम्हारी मंसूर नजर को चीर कर रख दिया। जख्म इतना गहरा है कि डॉक्टर कहता है शायद जिंदा नहीं बच पाएगी। आखिरी दीदार कर लो सेठ, मैं ज्यादा देर जनाजा नहीं रखूंगी। रेशम भाई सिसकते हुए बोली थी, जबकि दूसरी तरफ तो जैसे बादशाह की दुनिया ही हिल गई थी। बकवास बंद करो रेशम भाई, अगर जीनत को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी सांसें तुम पर हराम कर दूंगा। वो गुस्से से दहा रहा था। रेशम भाई ने अपना फोन कान से पीछे किया था। सेठ, में क्या मेरी औकात क्या जो मैं आपसे झूठ बोलूं? सेठ, बड़ा जुल्म हुआ है आपकी जीनत पर। मेरी गलती थी कि मैंने इससे मुजरा करवाने की जिद की। मुझे क्या पता था इस दरिंदे का दिल आ जाएगा इस पर। मुझे क्या पता था इस दरिंदे का दिल आ जाएगा इस पर। वो जिस्म मांगता था, लेकिन आपकी अमानत में वो खयानत कैसे करती? आप तो इसके जिस्म के जर्रे जर्रे के मालिक हैं। कैसे वो आपकी अमानत को किसी और के हवाले करती? डट गई। वो मर जाएगी, लेकिन वारिस के अलावा किसी और के बिस्तर पर नहीं जाएगी। बस दरिंदे ने चीर कर रख दिया। आप तो जिंदा भी बच गई तो भी आपके काबिल नहीं रहेगी। अरे आप तो इसे देख लेकर निगाहें फेर लेंगे। नाम बताओ इसका। वो इसकी बात काटते हुए दहाड़ा था। नाम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि लेते हुए भी खौफ आता है कहीं इसके कहर का निशाना रेशम भाई ना बन जाए। बकवास बंद करो, नाम बताओ मुझे इसका। इस दुनिया से मिटाकर अपनी जिन्नत को मिलने आऊंगा, और अगर इससे पहले जिन्नत को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी लाश के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारी तवाइफें भी गिन नहीं पाएंगी। वो शेर की तरह दहा रहा था। इसकी बातों से रेशम भाई को खौफ सा महसूस हुआ था। सैयद शाबीर सिकंदर शाह नाम है। आप इसे अनजान थोड़ी हैं, आपके सके चाचा का बेटा शाबीर सिकंदर शाह, वही जो आपके सके चाचा का कातिल भी है। मैं मजीद आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। आपसे गुजारिश है जिंदगी की सांसें खत्म होने से पहले आ जाएं। वो मरने से पहले आपका दीदार करना चाहती है। रेशम भाई अपनी बात खत्म करते हुए फोन रख चुकी थी, क्योंकि सामने ही से बड़े दरवाजे से अरताश अंदर आता हुआ नजर आया था। आओ हजूर आओ, आज तो बड़े बड़े लोगों के दीदार हो रहे हैं। तुम कहाँ से आ गए? आज बता देते तो सुबह आने वाले हो कि हम तुम्हारी हाथत वासा का अलग से इंतजाम करके रखते। रेशम भाई फौरन उठकर खड़ी हो गई थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे परिवेश से मिलना है। वो अपने कमरे में होगी, यकीनन इसने सामने वाले कमरे को देखते हुए कहा था। इसका दिल तो चाह रहा था कि बिना यहाँ रुके सीधा परिवेश के पास चला जाए। इस वक्त इसे ना तो किसी से मिलना था और ना ही वो किसी का चेहरा देखना चाहता था। परिवेश अब पहले जैसी नहीं रही सेठ। परिवेश बहुत बदल गई है। ना जाने से क्या हो गया, अचानक दुनिया से कट गई है। इसे कुछ अच्छा नहीं लगता, हर चीज को नाराजगी दिखाती है, बड़ी मगरूर हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको इसके पास जाना चाहिए। मैं आपके लिए किसी और लड़की का इंतजाम करवा देती हूँ। बकवास बंद करो, परिवेश से मिलना है मुझे। तुम्हारी बाकी लड़कियों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। परिवेश मेरे निकाह में है। तुम्हें मेरा पैगाम मिला था ना? वो गुस्से से बोला था, सब कुछ जानते हुए भी ये औरत कैसे अनजान बन रही थी। हाँ, वही पैगाम जिसमें आप कह रहे थे कि आप वहाँ दूसरे मुल्क में किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो जल्दी आपकी वापसी मुमकिन नहीं है। आपका एक आदमी पैगाम देकर गया था। इस दिन से परिवेश नाराज है, बल्कि नाराज क्या है, बागी होगी। कहती है बर्ताशा आप भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे दिल से उतर गया। वो एक अदा से कहती इसका दिल बदगुमान करने लगी थी, जबकि इसकी बात पर अर्ताश मुस्कुराया था। नाराज है मुझसे, मैं मना लूंगा। वो कमरे में है ना? इसने सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया था। जब रेशम भाई ने नफी में सर हिला दी। नहीं, जब से आपने आना बंद किया वो अपना कमरा बदलवा कर ऊपर जा चुकी है। जाओ इन्हें इस कमरे में लेकर जाओ। इसने साथ खड़ी मुलाजमा से कहा था, जो फौरन ही आगे को चलती अरताज बिना रुके इसके पास चला गया था। इसका दिल इस वक्त अपने दुश्मन जान को देखने के लिए बेकरार था। वो नमाज अदा करके जैसे ही चाय नमाज उठाने लगी, शाबीर इसे बेड पर पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ नजर आया था। वो पूरी तरह से अपनी इबादत में मगन इसकी निगाहों को खुद पर महसूस कर रही थी। चाय नमाज को एक तरफ रखते हुए इसने अपना नमाज की स्टाइल में लिपटा हुआ दुपट्टा खोला था। इसका निखरा निखरा हसीन से रापा शाबीर की निगाहों को ठंडक पहुंचा गया था। वो दुपट्टा सर पर लपेटने के बजाय ढकने वाले अंदाज में लेते हुए अपने गीले बालों को इससे छुपा गई थी।
जबकि शाबिर के इशारे पर वो फौरन वापस बेड पर आ गई थी। दरवाजा बंद है, इस कमरे में मेरे और अलावा और कोई भी नहीं है, तो फिर ये दुपट्टा हम दोनों के बीच में क्या कर रहा है? इसके पास आते ही वो इसके दुपट्टे को आहिस्ता से थाम कर इसके ऊपर से उतार कर बेड की दूसरी साइड पर फेंक चुका था। मेरा प्यारा बच्चा, इस मेहंदी आर्टिस्ट को मेरा नाम लिखना नहीं आता था। हालांकि मैंने अपनी तरफ से सबसे ज्यादा टैलेंटेड एजुकेटेड मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया था, फिर भी देखो इसे मेरा नाम नहीं लिखा गया तुम्हारे हाथ पर। है तो क्या हुआ, मैं खुद तुम्हारे खूबसूरत से हाथ पर अपना नाम इस मेहंदी से लिखूंगा। ढूंढ कर लाया हूँ बड़ी मुश्किल से, किसी को भी नहीं पता था मेहंदी कहाँ है। लेकिन शाबिर शाह को जो काम करना है वो तो इसे हर कीमत पर करना होता है। अब जरा बेड पर हाथ रखो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने किस तरह से टेबल पर हाथ रखा था। इस लड़की ने तुम्हारे हाथ को टच नहीं किया। वो बाज़ाहिर मुस्कुराता हुए इसे देखकर बोला तो आसिर के होश उड़ गए थे। इसे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि वो इसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। इसे तो ये लग रहा था कि शाबिर ने इस बात को यहीं पर खत्म कर दिया। शाह सही, मैं खुद इसे कुछ नहीं समझ आ रहा था वो क्या बोले। इसका लहजा अपने आप ही कांपने लगा था। इट्स ओके मेरा बच्चा, मैं खुद लगाऊंगा तुम्हें अपने हाथों से, और मैं तुम्हारे हाथ को टच भी नहीं करूंगा अपने हाथ से। मैं जानना चाहता हूँ कि इस लड़की ने कितनी मुश्किल का सामना किया है तुम्हारे हाथों पर ये खूबसूरत मेहंदी लगाने के लिए। चलो आओ अपना हाथ दो। वैसे भी मेरा एक हाथ तो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, इसका ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। चलो रखो बेड पर अपना हाथ। वो मसरूफ से अंदाज में बोला था, जो कि अपना मेहंदी से सजा हाथ इसके सामने रखते हुए इसने अपने हाथ की कमकमाहट को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मुश्किल है, नहीं हो रहा मुझसे। वो दाएं हाथ से मेहंदी की नोक इसके हाथ पर बने छोटे से दिल पर रखते हुए बोला था। वो तो एक्सपर्ट थी ना शाह साईं, इसका काम है। इसने एक और कोशिश की थी अपने झूठ को यकीन दिलाने की। वो कितनी भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता आसिर जान, और तुम्हारा शोर ऐसे झूठों को बार बार नजरअंदाज नहीं करता। जब तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हें किसी और का छूना पसंद नहीं है, तो कैसे वो लड़की तुम्हारे हाथ को अपने हाथ में थामे मेहंदी लगा रही थी? कितनी देर वो तुम्हारे हाथ को अपने हाथ में रखे बैठी रही होगी, और तुम? वो गुस्से से इसके मुलायम हंसे चेहरे पर नजर डाले बोला तो वो सहम कर पीछे हटी थी। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी आसिर। आज के बाद अगर तुमने किसी के हाथ में से झूठ बोला तो वो इसे वार्न करने वाले अंदाज में न जाने क्या कहने वाला था। जब इसके सहमे हुए रूप को देखता हुआ गहरा सांस लेता खुद को कंपोज कर गया था। तो ये गलत बात हो जाएगी ना, फिर मुझे गुस्सा करना पड़ेगा और फिर तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। और फिर मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बार बार समझाता हूँ। वो इसके हाथ को अपने जख्मी हाथ से थामते हुए इसके हाथ पर बने छोटे से दिल पर अपना नाम लिखने लगा था। जबकि इसकी झूठ को जिस तरीके से इसने पकड़ा था वो कितनी ही देर कुछ बोल ही नहीं पाई थी। अच्छा खासा मुश्किल काम है मेहंदी लगाना, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा नाम तुम्हारे हाथ पर मौजूद इस दिल में। वैसे दिल में भी तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है। वो इसके हाथ को चूमने के बाद इसके दिल के मकाम की तरफ भी इसी अंदाज में आया था जब ऐसी ने घबराकर फासला बनाया था। यहाँ भी अपना नाम लिख देता हूँ, अब अपनी मलकियत पर अपना नाम लिखना तो बनता है ना। वो अचानक ही उठकर इसके करीब होता है, इसे पीछे बेड पर गिरने पर मजबूर कर गया था। मेहंदी खराब हो जाएगी साईं, वो इसकी कुर्बत पर कामते हुए के लहजे में बोली थी। तो तुम खराब ना होने दो मेहंदी, मैं तो तुम्हारे करीब आऊंगा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरा नाम खराब ना हो। वो जैसे अपने आप को इस मामले से निकाल रहा था जब किसी अचानक करीब होने पर वो अपनी सांसें रोक गई थी। अपनी गर्दन पर इसकी मूंछों की चुभन बर्दाश्त करती वो अपने नाजुक हाथ की मुट्ठी बना चुकी थी, जबकि इसका दूसरा हाथ खुला हुआ था क्योंकि इस पर शाबिर शाह का नाम लिखा हुआ था। इसने अपनी गर्दन पर इसके लबों की शिद्दत बढ़ती महसूस करके अपनी मेहंदी से सजा हाथ इसके कंधे पर रखा था, जबकि इसके नाम पे इसका हाथ इससे जबकि इसके नाम वाला हाथ इसने फासले पर किया था। मैं चाहता हूँ आज रात का इंतजार करूँ, अपनी वेडिंग नाइट को बहुत खूबसूरत बनाऊं, लेकिन अगर तुमने मेरा नाम खराब किया तो याद रखना मुझे वेडिंग मॉर्निंग मनाने में भी कोई मसला नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हारी खुशबू को अपने अंदर उतार कर इस दिन को यादगार बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये मेहंदी खराब हुई, मेरे नाम का रंग तुम्हारे हाथ पर न चढ़ा, तो ये सुबह तो मुश्किल होगी तुम्हारे लिए, लेकिन आने वाली रात तुम पर क़यामत गुजरेगी। वैसे बॉन करते हुए एक दफा फिर इसकी गर्दन पर अपने लबों के बजाय दांतों का लम्स बिखेरने लगा था, जैसे वो चाहता हो कि असीर इसका नाम खराब करे और वो इसकी सांसें मुश्किल में डाल दे। इसे शिद्दत से भरपूर अंदाज में इसकी गर्दन पर अपना लफ्ज बिखेरा था और इसकी मुछों की रगड़ असीर को बुरी तरह से बौखला कर रख गई थी। इसका हाथ बेख्तियार इसके बालों के पास आया था, लेकिन इसे बड़ी मुश्किल से अपना हाथ पीछे हटाते हुए बेड पर रखा था। शाबिर के लब मुस्कुराए थे। मेरी जान, तुम मुझे उकसा रही हो, मैं तुम्हें ये मेहंदी खराब करने पर मजबूर कर दूं। इसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। उसके लबों को हल्का सा अपने दांतों में दबाकर आपकी दफा इन नाजुक लबों पर इतनी ही शिद्दत से चूम गया था कि वो सिसक कर अपना दूसरा हाथ इसके कंधे पर रखती इसे पीछे धकेल चुकी थी। आप चाहते हैं क्या है शाह साईं, ये हाथ आपके मुंह पर मल दूं या आपके इस नाम की हिफाजत करूं? इसके लहजे में दबा दबा गुस्सा भी शामिल था, जबकि शाबिर का कहकर कमरे के दिलो दीवार में गूंजा था। अरे मेरा बच्चा गुस्सा कर गया। मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि तुम मेहंदी खराब करके अपना अंजाम देख लो, ताकि आने वाली जिंदगी में तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए। इसकी मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। मैं चाहता हूँ तुम ये मेहंदी खराब कर दो, ताकि मैं अपने जज्बात को सुकून पहुंचा सकूं। मैं करूंगी खराब, वो गुस्से से कहती बेड से उठने लगी, जब उसका हाथ थाम कर से खींचता वापस बेड पर गिरा गया था। खराब कर दो प्लीज, खराब कर दो, वो मिन्नत भरे लहजे में बोला था। नहीं नहीं नहीं, वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह नफी कर रही थी। ओके ओके, मत करो खराब, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ब्यूटिशियन 11 बजे आएगी तो मैं तुम्हें तैयार करने के लिए, तब तक मैं सोना चाहता हूँ, और तब तक तुम मेरे पास मेरे साथ मेरी बाहों में रहोगी। वो इसे अपने साथ बेड पर लेटाता हुआ इस पर साया फगन होता है, इसके गिर्द अपना मजबूत हिसार बनाते हुए आहिस्ता से इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा गया था। तुम भी सो जाओ, आराम करो, क्योंकि मैं तो सारी रात में सोने नहीं दूंगा। वो अपनी जिंदगी की सबसे
मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात को बहुत यादगार बनाऊँगा। इसलिए बेहतर है कि तुम आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। ब्यूटिशियन मेरे सामने तुम्हें तैयार करेगी, बाकी घर में मौजूद किसी भी फालतू इंसान से ज़्यादा दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई भी इस काबिल नहीं है कि इसे अहमियत दी जाए। तुम्हारी कोई भी बात करनी हो, मुझे कहना हो तो तुम्हारा शौहर हाज़िर है। और शकीला से भी ज़्यादा फासला बनाकर रखो, बल्कि तुम तो सिर्फ मेरे ही करीब रहा करो, सबसे दूर रहो। वो उसकी गर्दन में मुँह दिया आहिस्ता-आहिस्ता बोल रहा था। वो यूँ ही लेटे-लेटे हाथ को हरकत देता कमरे की लाइट ऑफ कर चुका था। नीम अंधेरे में भी वो अपने हाथ पर चमकते शाविर के नाम को देख सकती थी। थोड़ी ही देर में वो नींद में उतर गया था, जबकि इसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते इसने एक लम्हे के लिए शाविर के करीब से उठने का सोचा था, लेकिन फिर इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि इसकी सोच सिर्फ सोच ही रह गई थी। वालिद गुस्से से पागल होता अपने कमरे से निकलकर बाहर आया था, जब सामने ही बड़े अब्बा को खड़े देखा था। कहाँ जा रही है उस वक्त? वो इतने गुस्से में क्यों हो? ये रिवॉल्वर क्यों हाथ में पकड़ के रखा है तुमने? अभी फजर की अजान होने में वक्त बाकी है। सुबह क्या दहशत फैलाई हुई है तुमने? और तुम कमरे में चिल्ला क्यों रहे थे रिदा पर? तुम जानते हो वो माँ बनने वाली है, हमारे खानदान का वारिस देने वाली है। तुम्हें इस लड़की से मोहब्बत से बात करनी चाहिए, प्यार से इसे रखना चाहिए। इसका ख्याल रखने के बजाय, इसकी फिक्र करने के बजाय तुम इस पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वारिस शाह इस लड़की का ना सही, लेकिन इस लड़की के पेट में पलने वाले अपने बच्चे का तो ख्याल करो। वैसे तो तुमने कोठू पर जा जाकर हमारी इज्जत का वो जनाजे निकाले हैं कि अब तुमसे बात करते हुए भी शर्म महसूस होती है। बड़े अब्बा काफी गुस्से से दहा रहे थे, जबकि वो इसके सामने आता बिना कोई भी जवाब दिए वहां से निकलने लगा था। छोड़िए अब्बा जान, आप किससे मुंह लग रहे हैं? अगर इसे खानदान या बरादरी की परवाह होती तो ये हमारा सर कभी झुकने ही नहीं देता। एक तवाइफ के लिए जो अपने बाप दादा अब एक तवाइफ के लिए जो अपने बाप दादा के मुंह तक आ जाए, इसके लिए और क्या ही कह सकते हैं हम। वजाहत शाह अपने कमरे से बाहर निकलते हुए गुस्से से बोले थे। वालिद के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, इससे ज्यादा यकीनन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दादा को न सही, लेकिन अपने बाप को जो वालिद के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, इससे ज्यादा यकीनन बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादा को न सही, लेकिन अपने बाप को जवाब देने में इसने वक्त नहीं लगाया था। हाँ तो कर रहा हूँ ना आपकी मनपसंद दीदी। हाँ तो कर तो रहा हूँ आपकी मनपसंद खानदानी बीवी से औलाद पैदा। आप क्या चाहते हैं? इसके पैरों में बैठ जाऊं? इसके दहाड़ हवेली के दरों दीवार हिलाकर रख दिए थे। जुबान संभाल कर बात करो वालिद। वजाहत शाह, बाप हो तुम्हारा। एक तवाइफ के लिए तुम हमसे बात तक करना गवारा नहीं समझते। एक तवाइफ के लिए तुमने अपने बाप दादा की इज्जत करना छोड़ दिया है। वजाहत शाह अपने जवान खुबरू बेटे को देखते हुए इसे इसकी गलतियों का एहसास दिलाने लगे थे, जिसकी गुस्से से थमकती सुरख रंगत ने इनका एक लम्हे के लिए इन्हें खौफ में मुब्तला कर दिया था। वो जितना खुबरू था जितना ही वजाह वो जितना खुबरू था जितने वो जितना खूबसूरत और प्रकाशित पर्सनैलिटी का मालिक था, इसका गुस्सा इतना ही नाकाबिले बर्दाश्त था। और फिर वो लोग इसके कोठे पर जाने की आदत को इसकी जवानी की सबसे बड़ी गलती करार देते थे। बाप है तो फिर बाप की तरह रहे, अपने वादे पर कायम रहे। भूले मत, आपने मुझसे वादा किया था, कसमों से जोड़ा है आपने मुझे, वादों से बांध कर रखा है। अगर महरूमा दादी मरने से पहले मुझे आपके कहने पर खानदानी औरत से बचा पैदा करने की कसम न देती तो कब का तलाक देकर फारिग कर चुका होता इस घटिया लड़की को। और आप बड़े अब्बा बार बार मेरी गलतियों का शौक मनाने के बजाय ये दिन गिने, क्योंकि जिस दिन इस घर में आपके खानदान का वारिस पैदा होगा, इस दिन वो तवाइफ इस घर की बहू बनकर आएगी। क्योंकि आपको आपके खानदान का वारिस देने के बाद मैं अपनी कसम से आजाद हो जाऊंगा, और आपकी चालू से भी मैं अपनी मोहब्बत को इस घर में लाकर रहूंगा। वो इन्हें इसके वादे याद करवाते हुए बोला था। पिछले 7 महीनों से इसने कोटे की शक्ल तक न देखी थी। ये दावा इसके खानदान के लोगों का था। पिछले 7 महीने से वो रिदा के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। जब से इसे पता चला था कि रिदा इसके बच्चे की मां बनने वाली है, इस बात को लेकर बेहद खुश था, क्योंकि यही तो इसके रिश्ते की जंजीर थी। जिस दिन रिदा की कोख से इसका बच्चा इस खानदान का वारिस जन्म ले ले, वो अपनी कस्मों से आजाद हो जाता। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? बड़े अब्बा ने इसके हाथ में रिवॉल्वर देखते हुए पूछा था। इसे इस तरह से गुस्से से पिस्तौल उठाकर बाहर जाते देखकर वो समझ चुके थे कि बात कोई छोटी सी नहीं है। आपके कातिल पोते शाबिशा के सीने में अपनी बंदूक की सारी गोलियां उतारने, इस बेगैरत को सुकून नहीं है। इधर गांव में धूमधाम से अपनी शादी करा, और दर इसने मेरी औरत की तरफ निगाह उठाकर देखा है। वो गुस्से से मेरी औरत पर जोर देते हुए बोला तो बड़े अब्बा मुठियां बेचकर रह गए थे। वो एक वाइफ को अपनी औरत कह रहा था। अच्छा तो अब तुम शाबिशा को कत्ल करने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी रखेल इसके साथ भी सोती है। बड़े अब्बा के अल्फाज से या हंजर जो इसे अंदर तक छुपा गए थे। अगर वो बिकाऊ होती तो मेरी औरत ना होती। वो दहाड़ा था। बिकाऊ ना सही, रकासा तो है ना। एक तवाइफ है, एक नचनिया। क्या इज्जत है इस औरत की जो गैर मर्दों के सामने नाचती है? इसका मकाम, इसकी इज्जत क्या है, ये आप मेरे दिल से पूछिए। आपने मुझे ये हक नहीं दिया कि मैं इसे मना कर सकूं, वरना यकीन माने वो औरत इस वक्त यहाँ इस हवेली में होती और रिदा की जगह इसकी कोख में मेरा बच्चा होता, और इस वक्त मैं खुशी से पागल हो रहा होता अपनी मनपसंद औरत से अपना बच्चा पैदा करके। वो अपनी दहाड़ों से हवेली को हिलाकर रख गया था, जबकि बातें वहां मौजूद 3 इंसानों को गुस्से की इंतहा पर लेकर जा रही थी। जबकि तीसरे इंसान की वहां मौजूदगी महसूस करके वो मुट्ठी बेच गया था। इसने एक नजर बरजम शाह को देखा था, जो बेहद गुस्से से देख रहा था। आपकी खातिर अक्का, सिर्फ आपकी खातिर बेबी, आपकी खातिर अक्का, सिर्फ आपकी खातिर। इसने गुस्से से ऊपर खड़े बज़म शुजाहत शाह को देखा था, और फिर अगले ही लम्हे हवेली की देर दीवार पार कर गया। बज़म शाह, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस तवाइफ को उस घर में कदम नहीं रखने देंगे हम। अगर वो इस तवाइफ को उस घर की इज्जत बनाकर लाया तो खुद को गोली मार देंगे। फिर दिन रात हम पर फातिया पढ़ने आते रहना तुम, और अपने इस भाई को हमारा मुंह ना देखने देना। बड़े अब्बा रिलैक्स हो जाए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। इसने अपने चेहरे पर हाथ मारते हुए बेहद नरमी से इनकी तरफ कदम बढ़ाए थे। ऐसी जिंदगी से बेहतर है मर जाए हम। क्या जिंदगी है हमारी, एक पोता हमारा
वहाँ खानदान बरादरी से अलग गांव की बच्ची बनी कर लाया है। एक पोता शादी के 4 साल बाद भी हमें खानदान का वारिस न दे सका। वो बरसन को देखो दहाड़े तो उनकी दहाड़ पर वो निगाहें झुका गया था। और एक ये हमारा पोता था, वाइफ को खानदान की इज्जत बनाना चाहता है। बाकी तीनों को कहो अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो वो भी पूरी कर दे। वो बेहद गुस्से से बोले थे, जबकि उनके पास आते हुए इन्हें सहारा देकर सोफे पर बिठाने लगा था। जाओ रोको इसे, शाबीर शाह का कत्ल करने गया है तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनेगा। वैसे इसके पीछे जाने का इशारा करते हुए बोले तो बलराम फौरन ही उठकर गया था। फिक्र मत करे, कुछ नहीं होगा, शावीर शाह को मैं संभाल लूंगा। चाचा जान ख्याल रखें इनका। वजाहत से कहते हुए तेजी से हवेली से बाहर निकल गया था। वो मुलाजमा के पीछे आते हुए कमरे के दरवाजे पर रुक गया था, जबकि मुलाजमा इसे अंदर जाने का इशारा करती खुद वापस पलट गई थी। वो कंधे उचकाकर दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसे सामने एक बेड नजर आया था, जिस पर परी पैकर गहरी नींद सो रही थी। इसे बचपन में सुनी कोई कहानी याद आई थी, जब कोई शहजादा खिड़की के रास्ते अपनी शहजादी के कमरे में दाखिल होता है और फिर जान के गहरी रोशन और फिर चांद की गहरी रोशनी इसे रास्ता दिखाते हुए इसके करीब ले जाती है। और फिर वो शहजादी जब आंखें खोलकर अपनी शहजादी को देखती है तो इसे लिपटकर इसकी बाहों में कैद होती है। इसकी दुनिया में चली जाती है इसके साथ। और फिर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन हकीकतन कहानी वैसे वहीं से शुरू होती है। अरताशा अपनी कहानी भी वहीं से शुरू करने वाला था। वो अपनी शहजादी को लेने के लिए आया था। वो तेजी से दरवाजे को बंद करता है, इसके तरफ कदम बढ़ाते हुए इसके पास आया था। इसके चेहरे के ऊपर से कमल हटाते हुए उसका दीदार करने लगा तो इसे अजीब सा महसूस हुआ था। इसका हसीन चेहरा सद पड़ रहा था। वो बेकरार होता इसके चेहरे में कुछ खोजने लगा था। इसे बुखार नहीं था तो फिर इसका चेहरा इससे क्यों हो रहा था। परिवेश उसके चेहरे पर झुका इसे नरमी से पुकारते हुए इसके चेहरे को दीवानों की तरह देख रहा था। लेकिन इसकी पुकार पर भी इसने कोई जवाब न दिया था। शायद नाराजगी से बात नहीं करना चाहती थी, आंखें खोलकर भी नहीं देखना चाहती थी। इसे इसके किए की सजा देना चाहती थी, लेकिन नहीं। इसके चेहरे को देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वो सो रही है। उठ जाओ ना मेरी जान, मत सताओ मुझे। देखो तुम्हारा दीवाना लौट आया है। तुम्हारे पास एक दफा अगर आंखें खोल कर देखो तो सही, इन आंखों में कितनी बेकरारी है तुम्हें पाने की, तुम्हें कितनी तमन्ना है। वो इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से चूमते हुए इसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में बढ़ता हुआ अपने सीने में बेच गया था। लेकिन इसके वजूद में भी कोई हलचल महसूस ना हुई। अब इसे गुस्सा आने लगा था। क्या वो जानबूझकर इसे सता रही थी? इतनी गहरी नींद इसकी थी नहीं कि इस तरह से इसके करीब आने पर भी वो ना जागती। और अगर इसकी नींद इतनी गहरी थी भी तो वो इसे इस तरह की नींद लेने की इजाजत हरगिज नहीं देता था। परिविश उठो, आंखें खोलो यार, क्यों तंग कर रही हो मुझे? तुम उठ रही हो या मैं उठाकर अपने साथ ले जाऊं? देखो ये सारी नाराजगी हवेली चलकर दिखाना। फिलहाल उठो और चलो मेरे साथ। यार आई प्रॉमिस, हवेली चलकर मनाऊंगा तुम्हें, बहुत प्यार से मनाऊंगा। जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, तुमसे राब्ता नहीं कर पाया मेरी जान। मैंने बहुत कोशिश की है, हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन मैं मजबूर था। तुम्हें अपनी मजबूरी बताकर गया था। वो एक दफा फिर से इसके पास आता, इसके लबों पर अपने लब रख चुका था। इसे लगा था शायद इस तरह वो शर्माकर आंखें खोल देगी, लेकिन इसके लबों के लम्स पर भी परिवीश के जिस्म पर कोई असर ना हुआ था। अब की दफा वो गुस्से से कंधे से पकड़कर झंझोड़ चुका था। इसके इस तरह से झंझोड़ने पर भी परिवी जो बेहोश पड़ी थी, आंखें खोलकर एक नजर अपने सामने खड़े अरताशा को देखने लगी, जो इसके ऊपर झुका इसे जगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसकी आंखें खोलने पर वह गहरा सांस लेता इसे अगले ही लम्हे अपने सीने से लगा चुका था। इसका अंदाज इतना शिद्दत से भरपूर था कि बस सीने में छुप से गई थी। मेरी जान, आई एम सो सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे राब्ता नहीं कर पाया। तुम नहीं जानती, हर मीडिया चैनल की नजर मुझ पर थी। मुझ पर अगर ये बात बाहर आती तो तुम्हें हर तरफ घसीटा जाता और तुम ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे वेलकम की तैयारी के लिए एक छोटी सी गुड़िया को लगाकर आया हूँ मैं। पता नहीं वो तुम्हारी वेलकम की तैयारी कैसे करेगी। वो तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। बहुत कुछ कहना है तुमसे, बहुत कुछ बताना है तुम्हें, लेकिन यहाँ नहीं। चलो जल्दी से उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ। वो नरमी से इसका माथा चूमते हुए अपने बाहों के सहारे खड़ा करता बेड से उठा चुका था, जबकि वह हैरानगी से कभी आंखें बंद करती तो कभी खोलती। शायद नहीं, यकीनन इस वक्त वो कुछ सोचने समझने की कंडीशन में नहीं थी। इसे लड़खड़ाते कदमों से चलते देखकर अर्थात समझ गया था कि वह नींद में होने की वजह से वो नींद में होने की भी पूरी तरह से वापस होशो हवास की दुनिया में नहीं लौटी। क्या हुआ? चला नहीं जा रहा मेरी जान? मैं हूं ना, तुम्हारे नाजुक से वजूद को सारी जिंदगी उठाकर चल सकता हूँ। बस के गालों को चूमते हुए अचानक से अपनी बाहों में उठा चुका था। तुम्हारे बदन से उठती खुशबू मुझे पागल कर रही है। मुझे लगता है अगर तुम मेरे इस कदर नजदीक रही तो मैं ज्यादा देर तक अपने हवास बरकरार नहीं रख पाऊंगा। इसे अपने सीने में छुपाते हुए वो कमरे से बाहर निकला था। इसके कान में गुनगुनाया था, जबकि वो किसी खौफजदा सहमे हुए बच्चे की तरह इसके सीने में छुपी खुद को पूरी तरह से इसमें छुपाते हुए आंखें मूंद गई थी। कहाँ हो तुम इस वक्त? बादशाह बारी बारी सब इसे फोन कर चुके थे, लेकिन इसने किसी की भी कॉल अटेंड न की थी। लेकिन अब की दफा आने वाली बज़म की कॉल पर नजरअंदाज नहीं कर सका था। अका मैं इस वक्त शावीर की हवेली के बाहर हूँ और वो मेरे निशाने पर है। आज इसकी शादी है, आज ही इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। वो पूरे यकीन से बोला था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वारद। इसे तुम मेरा खुद पर यकीन समझो या मेरा तुम्हें दिया हुआ हुक्म। अगर तुम्हें जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। शाबीर शाह इस वक्त पावर में है, सियासत में इसका बोलबाला है, इसका नाम चल रहा है। इस वक्त इस तरह की कोई भी हरकत हमें बुरी तरह से फंसा सकती है।
और फिर इसे कत्ल करने के पीछे जो वजह तुम बयान कर रहे हो वो नाकाबिले कबूल है। एक तवायफ के लिए तुम इतने जज्बाती हो रहे हो। अका आप तो मेरे दिल पर छुरियां ना चलाएं। वो लड़की मेरे लिए क्या है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस लड़की को मौत के मुंह में पहुंचा दिया है शाबिशा ने, और तुम्हें इस वक्त इस लड़की के पास होना चाहिए। तुम इससे मोहब्बत करते हो, इसका ख्याल रखो। मौत के मुंह तक पहुंची है लेकिन अभी जिंदा तो है ना। कल को इस बात पर न पछताना कि इसके आखिरी वक्त पे तुम इसके साथ नहीं थे। अका मेरा बस चले तो अपने हिस्से की सांसें इसके नाम लिख दूं, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन शाबिशा भी मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। इस वक्त आपके हुक्म पर पीछे हट रहा हूँ ये, लेकिन याद रखिएगा मैं अस्पताल जा रहा हूँ जीनत के पास, लेकिन वापस आऊंगा तो आपको मेरे लिए खुद आसान राह चुननी होगी, जिसे इख्तियार करके मैं शाबिशा की गर्दन दर से अलग कर सकूं। फोन बंद करते हुए इसने जैसे अपनी शर्त बताई थी। परसम ने गहरा सांस लेकर फोन बंद किया था। हसीब खान पता लगाओ कोठे पर मौजूद इस लड़की की हालत इतनी खराब कैसे हुई, और शाबिर का इस चीज में कितना हाथ है। जितना मैं शाबिशा को जानता हूँ वो कोठे की गजालत से बहुत दूर है। वो अपने खास मुलाजिम हसीब खान को देखते हुए बोला, जो उसके हुक्म पर हाँ में सर हिलाता फौरन वहां से निकला था, जबकि वो वहां बाहर लॉन में निकली गहरी धूप को महसूस करते खुशी खींचकर बैठ गया था। जब अचानक इसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई थी, इसने मोबाइल फोन उठाते हुए सामने मौजूद व्हाट्सएप की चैट ओपन की थी, जहां इसे अपनी ही बीवी का पैगाम अच्छा खासा गुस्सा चढ़ा गया था। जो सुकून की घड़ियां आपको मेरी कुर्बत में नसीब होंगी वो सुकून आपको ये धूप नहीं दे सकती। वज़म शाह मैसेज काफी रोमांटिक अंदाज में लिखा गया था। इसने गुस्से से हवेली की दोनों दीवार पर निगाह गाड़ी थी। इसे अपने कमरे की खिड़की की ओर में अब तक नाइट ड्रेस में खड़ी अपनी बीवी मुस्कुराती हुई नजर आई थी। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो खिड़की से हट जाओ। अगर इस बेतरतीब हालत में तुम पर किसी मुलाजिम या घर के मर्द की नजर पड़ी तो चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहोगी। इसने काफी गुस्से से मैसेज टाइप करके मोबाइल वापस टेबल पर पटका था। इसके बाद ना तो इसका मोबाइल दोबारा बजा था और ना ही खुद पर किसी की निगाहें महसूस की थी, जबकि इंतजार अब भी इसे हसीब खाम का था, जो इस मामले की असल वजह बयान करने वाला था। अरताश इसे अपनी बाहों में उठाए बाहर लाया और लाल हवेली की सीढ़ियां उतरते हुए इसे सीधा सामने वाले दरवाजे से लेकर जा रहा था। रुक जाओ सेठ, ये क्या कर रहे हो तुम? इस तरह परिविश को कहाँ लेकर जा रहे हो? रेशम भाई तेजी से इसके रास्ते में आई थी। मेरी बीवी है, मैं लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। तुम सवाल करने वाली कोई नहीं होती। अरताश इसे घूर कर बोला था। इसका इस तरह से रास्ते में आना अरताश को सख्त बुरा लगा था। हाँ सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन एक दफा अपनी बीवी से पूछ लो ना कि वो यहाँ से जाना चाहती है या नहीं। इतने वक्त से तुम गायब थे, वो आगे बढ़ने का सोच रही थी। वो हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहेगी। फजूल बकवास बंद करो। मेरी बीवी है, मैं इसे लेकर जाऊंगा, ये चाहे या ना चाहे। तुम अपना रास्ता नापो, या फिर तुम्हारे दिल में इसके लिए मजीद लालच आ गया। अगर ऐसा है तो खोलो अपना मुंह, तुम्हारी कीमत अदा करता हूँ मैं। वैसे भी मैंने अपनी बीवी का सदका उतारना है, आखिर से इस गजाला से निकाल कर ले जा रहा हूँ मैं नहीं चाहता ये लोग दोबारा तुम्हारी बीवी के रास्ते में आए। मैं दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अगर चाहो तो इस चीज की कीमत वसूल कर लो मुझसे। इसके अल्फाज बड़े वासिया थे, वो और रकम देने को भी तैयार था, लेकिन वो इस वक्त कोई रुकावट नहीं चाहता था। मैं क्या, मेरी औकात क्या? मैं तो बस ये कह रही थी कि एक दफा अगर परिवेश से जान लेते कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है या नहीं, मतलब खफा थी या ना तुमसे। 10 करोड़ मजीद काफी होंगे, या तुम बड़ी रकम हासिल करना चाहती हो? जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है और तुम मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर रही हो। और ताश ने लम्हे में इसका मुंह बंद करवाया था। 10 करोड़ और पीछे खड़ी रूबी ने मुंह खोलते हुए अपने लबू पर हाथ रखा था। हाय सेठ, तुम कहो तो तुम्हारे कदमों में दिल चीर कर रख दूं। वैसे वहां ले जाओ, तुम्हारी बीवी है। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तुम ले जाओ अपनी बीवी को। हाँ वो अपने आदमी को चेक देकर भेज देना। पिछला बंदा तुम्हारे काबिल एतबार था। रेशम भाई फौरन अपना अंदाज बदल गई थी, जबकि वो नफी में सर हिलाते इसे अपनी बाहों में उठाए कोठे की हदूद पार कर गया था। हाय रेशम भाई, ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम? मुझे तुम्हारी समझ नहीं है। तुम तो कहती कि विश को जाने नहीं दूंगी, अब इसे भेज दिया। हाँ हाँ, तू भी ना रूबी समझती नहीं है। 10 करोड़ दे रहा है और कोई छोटी सी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। और परिविश नहीं आने वाली इसके हाथ में। परिविश वापस यहीं पर आएगी, क्योंकि इसने खुद अरताज को अपने आप को तलाक देते हुए सुना है। और फिर इसका बच्चा भी तो अरताज की वजह से मर गया। कितने दिन रख पाएगा अपने पास? कितने दिन अपनी मोहब्बत का यकीन दिला पाएगा? इससे वापस यहीं पर आना है तो फायदा ही हो रहा है। वो दोनों क्या लगाते हुए बोली तो रूबी ने भी इसके कहके में इसका साथ दिया था। गाड़ी हवेली के बाहर आकर रुकी थी तो सामने ही आशिया हाथ में फूलों की थाल लिए खड़ी थी, जबकि सारे मुलाजमों को भी इसने अपने पीछे लाइन में खड़ा किया हुआ था। वो इसे अपनी बाहों में उठाए अंदर की तरफ आने लगा था तो आशी ने फूलों की बरसात कर दी थी, जबकि सामने दरवाजे पर वेलकम टू होम लिखा हुआ था। इसने थोड़ी सी देर में अच्छी खासी तैयारी कर ली थी अपनी जेठानी को वेलकम करने की। वो छोटी सी लड़की से हर अंदाज में इम्प्रेस कर रही थी। वो सचमुच में बहुत क्यूट थी और इसका बचकाने हरकतें अरताज को जहां हंसने पर मजबूर कर देती, वहीं अखराज तो इसके लिए पागल होता जा रहा था। इसके भाई की चॉइस बेस्ट थी। अरे ये क्या हुआ भाभी को? ये तो सो रही है क्या? मैं कैसे मिलूं इनसे? वो मासूमियत से कहती अरताज को देखने लगी थी। नहीं, ये सो नहीं रही है, ये बीमार है और दवाओं की जहर असर है। मैं इसे ऊपर रूम में लेकर जा रहा हूँ। तुमने ये सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। ये जब उठेगी ना तो अपनी आंखों से देखकर उसे बहुत खुशी होगी, तब तुम इससे मिल लेना, लेकिन फिलहाल इसे आराम की जरूरत है। मैं इसे रूम में लेकर जा रहा हूँ। वो आशी को देखते हुए बोला तो इसने फौरन हाँ में सर हिलाया था। हाँ भैया बिल्कुल, आप ले जाएं, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। आशी फौरन इसे देखते हुए बोली थी तो अरताश इसे कमरे में लेकर गया था, जबकि आशी ने अपने मोबाइल पर ली गई थोड़ी देर पहले की परी की वेलकम की तैयारी की सारी तस्वीरें अखराज के नंबर पर सेंड की थी। वो इसे लेकर कमरे में आता बेड पर लिटा चुका था। इस वक्त वो इतना थका हुआ था कि हद नहीं, लेकिन परिविश का चेहरा इसके लिए सुकून की वजह था। वह नरमी से इसके चेहरे पर उंगलियां फेरता इसके माथे को चूमते हुए शावर लेने चला गया था। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो भी वो इसी तरह से बेसुध सोए हुए थी पाया था।
तो इसे इसी तरह से बेसुध सोए हुए पाया था। इसने वहाँ मौजूद रेशम की मुलाज़िमा से पूछा था कि भई इसको क्या हुआ है? जिसने बताया था कि वो बीमार थी और डॉक्टर ने इसे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी। वो दवाइयाँ खाने के बाद इसे रात को होश नहीं रहता था। वो दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और लड़की ने तो इसे कुछ मेडिसिन भी पकड़ा रही थी, लेकिन वो इसने ली ही नहीं थी। वो खुद ही इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर इसका इलाज करवाने वाला था। वो शावर लेकर बाहर आया तो भी परिविश बेड पर इसी हालत में लेटी हुई थी। इसके पास आते हुए वो उस पर कमल ठीक करता इसके साथ ही लेट गया था, जबकि अपने इर्द-गिर्द इसका एहसास महसूस करती वो इसके सीने में अपना आप छुपा गई थी, जबकि नाज़ुक से वजूद को अपनी बाहों में भरते आरताश ने सुकून महसूस किया था। दरवाजे पर हल्की-हल्की दस्तक हो रही थी। कोई बेहद आहिस्ता से दस्तक दे रहा था। असीर की आंखें खुली तो वो पूरी तरह से शाबिर की बाहों में कैद थी। शाबिर सोना चाहता था, उसे भी इसने अपनी बाहों में कैद कर लिया था। ना जाने कब इसकी बाहों में इसकी आंख लग गई थी। इसे कुछ याद आया तो इसने फौरन अपना हाथ उठाकर देखा था। इसके हाथ में लगे शाबिर के नाम की मेहंदी अब सूख चुकी थी। कुछ हद तक उतर भी चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। इसने गहरा सुकून का सांस लिया था। इसके हाथ पर शाबिर के नाम की मेहंदी बहुत बली लग रही थी। ना जाने कि उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने जगह बनाई, लेकिन फिर अचानक ही वो मुस्कुराहट सिमट गई थी। शाबिर का वहशियाना रूप, इसकी मार, इसकी तज़लील, इसके वो अल्फाज, पहली रात इसके बदन को रौंदना, वो सब कुछ एक दफ़ा फिर इसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। वो क्यों इसकी बातों पर शर्मा रही थी, क्यों इसके लफ्ज़ों पर मुस्कुरा रही थी, क्यों इसकी उल्टी-सीधी हरकतों पर खुश हो रही थी। वो इंसान माफ़ी के काबिल हरगिज़ नहीं था। जो कुछ इसके साथ कर चुका था, इसके बाद इसे माफ़ कर देना सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी कमज़ोरी थी। ये इंसान इसकी मोहब्बत कभी नहीं बन सकता था। शाह साईं, दरवाज़े पर कोई है। वो इसके सीने पर हल्का सा अपना हाथ रखते इसे जगाने की कोशिश करने लगी थी। शाहवीर ने नींद के खुमार में डूबी आंखें खोलकर एक नज़र की हल्की सी मज़ाहमत को देखा था। दरवाज़ा हो रहा है। इसे इस तरह खुद को देखते पाकर वो दोबारा से बोली थी, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? सुकून से सोने क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? वो काफ़ी गुस्से से दरवाजे को खोलकर बोला था। यकीनन इस वक्त वो अपनी नींद खराब करने के मूड में हरगिज़ नहीं था। साईं, वो आ गई है पार्लर वाली बीबी जी को तैयार करने के लिए। नीचे तो मेहमान भी आना शुरू हो चुके हैं। शादी है आज आपकी। भाई से मुलाज़िमा ने बताया था। यकीनन इसके दहाड़ ने मुलाज़िमा के 14 तबक रोशन कर दिए थे। मेरा बच्चा, शादी है ना हमारी, इसलिए जगाने आए हैं। टाइम देखो क्या हो गया है, 12 बज रहे हैं। अच्छा खासा सो लिया है। उफ़, तुम्हारी बाहों में ऐसी नींद आती है कि जागने का दिल ही नहीं करता। वो झुककर इसकी थोड़ी पर अपने लब रखते हुए पीछे हटा था, जबकि इसकी इस तरह से पास आने पर वो घबराकर सांसें रोक गई थी। सांसें मत रोका करो, क्योंकि तुम्हारी सांसें रोकने के लिए शाबिशा ही काफ़ी है। तुम सांसें लेती रहा करो, क्योंकि तुम्हारी सांसें रोकने का हक सिर्फ शाबिशा के पास है। और आज रात में वक्फे वक्फे से तुम्हारी सांसें रोककर तुम्हें इस बात का ठीक से एहसास दिलाऊंगा। बल्कि नहीं, आज ही रात ही क्यों, आने वाली सारी जिंदगी तुम्हारी सांसों पर सिर्फ शाबिशा की हुकूमत करेगा। लेकिन ये रात तुम पर बहुत भारी साबित होगी। आज रात में तुम्हारे पूरे पर अपने लबों की महल लगाकर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें शाबिशा के लिए क्या हो। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखना। ना आज बख्शूंगा, ना तुम्हें आज मेरी सारी बेचैनियाँ तुम्हारे नाज़ुक वजूद की रनाइयाँ महसूस करेंगी। आज की रात बहुत भारी साबित होगी तुम्हारे लिए। बस के कान में गुनगुनाते हुए बोल रहा था, जबकि आसिर का चेहरा ज़्यादा पड़ता जा रहा था। बस के कुछ चेहरे की खूबसूरती ने कुछ में खोया। इन पर अपने नाबी लबों की महल लगाते अपने अंदाज में बोले चला जा रहा था, जबकि एसिड की इज्जत पड़ती रंगत ने इसे परेशान किया था। क्या हो मेरा बच्चा, तुम इस तरह से परेशान क्यों हो गई हो? कोई प्रॉब्लम है? वो उसके चेहरे की बदलती रंगत पर अचानक परेशान हो गया था। आप क्या करेंगे रात को? असी ने घबराए हुए लहजे में पूछा तो शाबिर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। डोंट वरी, पहली दफा तो कुछ नहीं होगा। वही सब कुछ जो पहले भी कहीं दफा हो चुका है। वो उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों की तपश छोड़ता इसका डर खत्म करने लगा था। शायद वो घबरा गई थी या फिर इसकी बातों को कोई और ही मतलब निकाल रही थी। वो जो पहली रात आपने किया था, वो उसके कंधे पर हाथ रखते आपकी दफा सिसक उठी थी। वो खौफनाक रात को भूल नहीं पाई थी। इसके बाद शाह ने कभी इसके नाजुक बदन पर दरिंदगी नहीं दिखाई थी, लेकिन इस रात वो शायद भूल चुका था कि वो एक इंसान है। वो अपने गुस्से और नफरत की आग में इसे झुलसा गया था। इस रात को याद करते हुए शाबिर ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बेची थी। वो इतना जालिम बन गया था कि इसने एक बेकसूर नाजुक से वजूद को बुरी तरह से रौंद दिया था। वो रात सच में इसके लिए काली रात साबित हुई थी। नहीं ऐसी नहीं, हरगिज़ नहीं। वो काली रात अब कभी वापस नहीं आएगी। इस रात जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई जुल्माना और नाकाबिले माफ एक्ट था। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। इसके बाद मैंने कभी तुम पर जुल्म नहीं किया। इस रात के बाद मैंने कभी तुम्हें बेदर्दी से नहीं रोंदा। इस रात के बाद मैंने जब भी तुम्हारे करीब आया हूँ, मैं तुम्हारे वजूद को बहुत नरमी से छुआ है। मुझे इसे प्यार से समझा रहा था। वो चाहता था कि वो शादी की पहली रात को भुलाकर इसकी कुर्बतों के बाकी लम्हात याद करे, लेकिन असीर को इसकी मोहब्बत में गुजरी हुई कोई रात याद नहीं आ रही थी। वो जब भी इसके करीब आया था, वो जालिम और जाबर बनकर ही आया था। मुझे क्यों याद नहीं है ऐसी कोई रात जब आपकी कुर्बत में मुझे कोई नरमी महसूस हुई हो? वो मासूमियत से कहती इसका दिल धड़का रही थी, जबकि इसकी बात पर शाबिर के लब हल्के से मुस्कुराए थे। जिस तरह की नरमी की बात तुम कर रही हो मेरी जान, वैसे नरमी तुम्हें मेरी कुर्बत में मिलना ज़रा मुश्किल है। ऐसे मामलात में थोड़ा सख्त तबीयत वाक़िया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे साथ सख्ती ना दिखाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझसे कोई शिकायत का मौका ना मिले, और फिर शायद तुम्हें मेरी सख्त गुर्बत में रहने की आदत हो जाए। मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगी ना। अगर मैं अपने जज्बात को कंट्रोल ना कर सका तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आपकी दफ़ा के लबों पर हल्की सी शरारत थी। वो इसके होठों पर बड़ी नरमी से उंगली फेरते हुए से बता रहा था कि आने वाली ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल तो होगी। आप बहुत ज़ालिम हैं। वो इसके नरम से हज़ार को तोड़ती बेड से उठी थी, जबकि वो इसके पेट के गीत अपने बाजू हायल करते हुए इसके साथ ही उठता इसकी गर्दन पर अपने लब रख गया था। यकीन कर लो असीर शाबिशा, मेरे सारे जज्बात सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मेरी नरमी, मेरी सख्ती, मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून, मेरी चाहत, मेरा इश्क सैयद शाबिशा अपनी दुनिया और अपनी दुनिया की हुकूमत तुम्हें सौंपता है। मैं क्या करूँगी इस दुनिया का, जिसमें आप मुझ पर इतने जुल्म ढाएंगे? वो बेहद मासूमियत से कहती, इसे सिर्फ अपनी सी लगी थी। मेरा चाँद, मैं कभी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा, लेकिन इस मामले में मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता। मेरा फिर वादा खिलाफी हो जाएगी ना, मुझे पता है। मुझे मेरे जज्बात पर कोई कंट्रोल नहीं, और प्यार के मामलों में तो मैं तुम्हें खुद से तो मैं
और प्यार के मामलों में मैं तुम्हें खुद से नाराज़ होने की इजाज़त नहीं दूँगा। वो शरारत से बोला था। मुझे तैयार होना है, आपकी दफ़ा मुँह सुड़कर नाराज़गी से बोली थी। पार्लर वाली तुम्हें मेरे सामने तैयार करेगी। मैं खुद देखूँगा वो तुम्हें कैसे तैयार करती है। अब अगर तुम मेहंदी वाली के हाथे झूठ बोल सकती है तो यकीन तो मैं तुम पर इस मामले में भी नहीं कर सकता, इसलिए वो तुम्हें मेरे सामने तैयार करेगी। मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से तुम्हें बिना हाथ लगाए तैयार करती है। आप मुझे झूठा कह रहे हैं। वो उसकी बात को सुनते हुए गुस्से से बोली थी। नहीं, मैं क्यों अपनी जान को झूठा कहूँगा? झूठी तो वो मेहंदी वाली थी जिसने तुमसे कहा था कि इसे मेरा नाम लिखना नहीं आता। वो इस बात को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, जबकि आसिर इसके हाथ अपने गीत से खोलते हुए वॉशरूम में बंद हुई थी। इसे बिला-वजह ही शावीर पर गुस्सा आ रहा था। अगर इसने कह दिया था कि मेहंदी वाली ने हाथ नहीं लगाया तो वो यकीन भी तो कर सकता था ना। एक बात के पीछे ही लग गया था और फिर इसे झूठा भी कह रहा था। हाँ, बोला था इसने झूठ, लेकिन वो इसकी झूठ पर यकीन भी तो कर सकता था ना। अब क्या बिना हाथ लगाए मेहंदी लगाना आसान था इसके लिए? और ऊपर से इसके बाजू पैरों को भी मेहंदी से भर दिया था। ऐसा कैसे मुमकिन था? वो बिना इसे हाथ लगाए इसे मेहंदी लगाती। इसका साईं तो दिमाग से ही बिल्कुल पैदल था। वो गुस्से से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। इसकी छोटी-सी बीवी को नाराज़ होना भी आता था, गुस्सा करना भी आता था, बात-बात पर मुँह फैलाना भी आता था। आप मुझे झूठा कह रहे हैं। वो इसकी बात को सुनते हुए गुस्से से बोली थी। नहीं, मैं क्यों अपनी जान को झूठा कहूँगा? झूठी तो वो मेहंदी वाली है जिसने तुमसे ये कहा कि इसे मेरा नाम लिखना नहीं आता। वो इस बात को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, जबकि आसिर इसके हाथ अपने गिट से खोलते हुए वॉशरूम में बंद हुई थी। इसे बिलावजह ही शाह पर गुस्सा आ रहा था। अगर इसने कह दिया था कि मेहंदी वाली ने हाथ नहीं लगाया तो वो यकीन भी तो कर सकता था ना। एक बात के पीछे ही लग गया था, फिर से झूठा भी कह रहा था। हाँ, बोला था इसने झूठ, लेकिन वो इसकी झूठ पर यकीन भी तो कर सकता था ना। अब क्या बिना हाथ लगाए मेहंदी लगाना आसान था इसके लिए? और ऊपर से इसके बाजू पैरों को भी मेहंदी से भर दिया था। ऐसे कैसे मुमकिन था? वो बिना हाथ लगाए से मेहंदी कैसे लगाती? शायद साईं तो दिमाग से ही पैदल था। वो गुस्से से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। इसकी छोटी-सी बीवी को नाराज़ होना भी आता था, गुस्सा करना भी आता था, बात-बात पर मुँह फिराना भी आता था। वो चेहरे पर दिलकशी मुस्कुराहट सजाए इसके वॉशरूम से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। जब इसके दरवाज़े पर दस्तक हुई, इसने आँखें घुमाते हुए उठकर दरवाज़ा खोला था।